Chalo ji, Yes, good sir. morning everybody, and I welcome you all to yet another Power Pack session on reasons why your profits are not growing and how to fix it. Now, good morning, Manu. Before I share my perspective, आप लोगों का कोई स्पेसिफिक चैलेंज है प्रॉफिट को ग्रो करने के अंदर, स्केल करने के अंदर? क्या कोई आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, चैलेंज है दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग? लेट मी नो एंड देन आई शेयर माय पर्सपेक्टिव कि प्रॉफिट को बढ़ाने के कितने तरीके होते हैं, हो सकते हैं, एंड हाउ दे विल बी यूजफुल फॉर यू. एनीबडी हु वुड लाइक टू शेयर और एनीबडी हु वुड लाइक टू डिस्कस प्रॉफिट को ग्रो करने के अंदर क्या रीजंस आपको लगते हैं आप लोग फेस कर रहे हैं, एंड व्हाट आर द प्रोबेबल थिंग्स दैट यू कैन डू टू फिक्स इट? एनीवन? सर मेरे को लगता है प्रॉफिट को डबल करने में ना सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो टीम का माइंडसेट रहता है। हमारा माइंडसेट रहता है मे बी, लेकिन हमारा अगर कोप अप हो भी जाता है डंडे डंडे खा के, बट टीम का रहता है। दे थिंक इतना राइज नहीं हो सकता या इतना ग्रोथ नहीं हो सकता था। 10-15-20% का ग्रोथ हो रहा है। हमारी पुरानी कंपनी में ऐसा होता था, इससे पुरानी में भी ऐसा होता था, इससे पुरानी में भी ऐसा होता था। ओके आप बात भी क्या कर रहे हो? ओके ओके खासकर सीनियर पीपल। हाँ, तो ऐसा होता है कि आपका पॉइंट वैलिड है, मगर हमारे को अगर सीनियर लोग हैं, टिपिकली हम ना बड़ी कंपनी से लेकर के आते हैं सीनियर लोगों को। बड़ी कंपनी का क्या मतलब होता है कि उनके मार्केट शेयर जो हो सकते हैं हाई लेवल के ऊपर एस्टैब्लिश्ड हो, सिग्निफिकेंटली लार्ज हो, एंड ऑब्वियसली जब आपके मार्केट शेयर सिग्निफिकेंटली लार्ज होते हैं तो आपको उसको हर साल डबल करना पॉसिबल नहीं होता। अगर आप ऑलरेडी 30, 40, 50%, 60% के ऊपर बैठे हैं तो आप उसको हर साल डबल तो नहीं कर सकते। मगर अगर हम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के अंदर देखते हैं तो वो चैलेंज उस लेवल के ऊपर नहीं आता। तो टीम अलाइनमेंट का एक इशू लग रहा है, माइंडसेट का इशू लग रहा है। अब वो जो है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें हो गई कि आपको टीम को कैसे अलाइन करना है, टीम से क्या बात करनी है। यस, दैट मे बी एन इशू, बट मैं ये देखता हूँ कि अगर टीम को आप लीड्स पकड़ा दो और उनको बोलो जाओ बात करो और कन्वर्जन रेट मॉनिटर करो और बाकी सब चीजें मॉनिटर करो, तो चीजें बेटर हो जाती हैं। और दूसरा, टीम की जिम्मेदारी प्रॉफिट को ग्रो करने की कब से हो गई? प्रॉफिट तो आपको ग्रो करना है, अपना डबल करना है, ट्रिपल करना है, 10 टाइम्स करना है। टीम ने सिर्फ आपको हेल्प करना है। टीम तो कभी भी नहीं बताएगी कि आपका प्रॉफिट डबल, ट्रिपल या क्वाड्रुपल या 10 टाइम्स कैसे ग्रो करेगा। ये तो आपको उनको गाइड करना है। सो मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपको एज ए लीड लेकर के, एज ए ओनर ऑफ द बिजनेस, एज एन ओनर ऑफ द बिजनेस, यू हैव टू हैव योर प्लान। अगर हम टीम को बोलते हैं कि प्लान बनाओ कि डबल कैसे करेंगे, ट्रिपल कैसे करेंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क लाइक दैट. What do you guys think? Is this making any sense? यस सर। तो टीम को तो क्या फर्क पड़ रहा है? उनको तो सर सैलरी मिल रही है, इंसेंटिव मिल रहे हैं। Absolutely. उन्हों Absolutely. को कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है अपने प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं उससे। और ना सर हम लोग शेयर करते हैं तो उनको पता होता है। That is correct. That is correct. और एसएमई लेवल के ऊपर अभिषेक का पॉइंट ये है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि हम में से कितने लोगों ने जाकर के टीम को शेयर करा कि पिछला साल हमारा इतना रेवेन्यू हुआ था, इतना प्रॉफिट हुआ था, और हमारा इतने परसेंट प्रॉफिट हम लोग कंपनी के अंदर बना रहे हैं, या मैं इतना पैसा जेब में डाल के घर ले जा रहा हूँ तुम्हारी मेहनत की वजह से। हम में से कितने लोग जाकर के टीम को ये डिस्कस करते हैं? पुनीत, इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस? यस सर, यस। शेयर तो नहीं करते, ठीक है। ये तो है, लेकिन मैं बिजनेस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ कि मान लो पिछले साल हमने 100 रुपये किया था, तो अभी हम बोलते हैं कि यार 100 नहीं, अभी 150 या 250 करना है। तो वो मतलब इस बात पे इसमें तो हाँ बोलते हैं, लेकिन जब करने पे आते हैं तो थोड़े 5000 रीजंस बताते हैं, इस वजह से नहीं हो सकता ये। इंटरनली फेस पे नहीं बताते अभी, बस इतना तो हो गया। एंड पे मतलब बोलते भी नहीं है, एक्सप्रेशन बताते हैं, सिर्फ कर तो दिया इतना, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा, ऐसे 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 बिहेव करते हैं। हाँ, मतलब अभी जान लोगे क्या, मतलब ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं। हाँ, तो लोग बड़े हो जाते हैं, तो दे नो हाउ टू बिहेव विद अस। मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, वी डोंट नो हाउ टू बिहेव विद देम। ओके, सो अगर हम ये मानते हैं कि हमारे को प्रॉफिट को ग्रो करना है, तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और अगर वो तरीके हमारे को मालूम है, हम वो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से प्रॉफिट ग्रो हो रहा होगा। अगर वो हमारे को मालूम नहीं है और हम कर नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा होगा। तो बिफोर वी डिस्कस एनी टेक्निकल स्टफ और हाई लेवल स्टफ, एक बार हम बात करते हैं प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट की इक्वेशन होती क्या है, हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट?
अरे सिंपल है ना, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था ना, प्रॉफिट की इक्वेशन का क्या मतलब होता है, व्हाट इज प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ एडिशन ऑन द कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब इसको मार्जिन बोल देते हैं कि आपका मार्जिन कितना है। अब मार्जिन के अंदर जो कॉस्ट के ऊपर आपने ऐड करा उसमें आपके ओवरहेड्स भी तो होंगे, वो ओवरहेड्स माइनस कर देंगे उसके अंदर से, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब मार्जिन एक फैक्टर हो गया और कॉस्ट एक फैक्टर हो गया। अब मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट, इसको एक और भी चीज बोलते हैं, इसको रेवेन्यू भी तो बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि आपने लेटर से कहा कि मेरे को कोई चीज 100 रुपए की पड़ती है, अब आप कहते हो कि मेरे को इसके ऊपर 20% मार्जिन लेना है, आपने उसके ऊपर 20% ऐड कर दिया, अब आपकी वो प्राइस हो गई 120 रुपए, अब आपने उसको बेच दिया, तो ये रेवेन्यू भी तो हो गया इसका, सेम इक्वेशन का मतलब। अब रेवेन्यू में से जब आपने कॉस्टिंग निकाल दी, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब इसका मतलब आपको अपनी सोर्सिंग को बेटर करना है। इफ यू हैव ए बैड और पुअर सोर्सिंग, आपकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, आप प्राइस आउट हो जाएंगे, या आपका मार्जिन या तो कम हो जाएगा या आपका प्राइस आउट हो जाएगा। तो सोर्सिंग बेटर कर सकते हैं। सोर्सिंग कैसे बेटर होगी, आपको अलग अलग वेंडर्स ढूंढने हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर जो जो वेंडर्स आपके लगते हैं, उसकी सोर्सिंग को बेटर करने के लिए आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या जिस क्वालिटी का, जिस लेवल का, जिस कॉम्प्लायंस का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, क्या कोई और लोग हैं मार्केट के अंदर जो इस लेवल के ऊपर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और मेरा जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उसके ऊपर क्या मेरे को बेटर प्राइसिंग मिल सकती है, मेरे को जहां पर ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है क्या मेरे को बेटर प्राइसिंग मिल सकती है। ये ऐसे वेंडर्स कहां पर बैठे होंगे, जो हजारों की संख्या में लाइन लगा करके बैठे होंगे एक जगह, एक ही जगह पे। मंडी कहां पर मिलेगी आपको, अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मंडी कहां पर मिलेगी, जो भी आपके सप्लायर्स हैं एक साथ सैकड़ों या हजारों एक साथ कहां बैठे हुए मिलेंगे आपको। सर एक तो इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट के ऊपर या फिर ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। हाँ हाँ हाँ, तो एक आपको गूगल पे मिल जाएंगे, दूसरा आपको इंडिया मार्ट के ऊपर मिल जाएंगे, अलीबाबा वगैरह और ये सब भी। हाँ अलीबाबा वगैरह जो है मैं अभी उसको नहीं कंसिडर कर रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे इतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं होंगे कि हम इंपोर्ट कर लें चाइना से। कुछ लोगों के हो भी सकते हैं आप, यस, उस केस में आप डायरेक्टली चाइना और अलीबाबा को भी कंसिडर कर सकते हैं। मगर फॉर मोस्ट पीपल, अगर उनके वॉल्यूम्स इतने बड़े नहीं है कि कंटेनर्स के हिसाब से आप बाय कर सके और चाइना से इंपोर्ट करके लैंडिंग कॉस्ट आपकी अभी करंट कॉस्ट से बेटर हो जाए, तो एटलीस्ट आप बाकी जो लोकल वेंडर्स हैं उनसे तो बात कर ही सकते हैं। कहाँ बैठे हैं वो सब लोग, वो सारे के सारे बैठे हैं इंडिया मार्ट के ऊपर। तो आप में से क्या कुछ लोगों ने इंडिया मार्ट को यूज करके पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर अपनी कॉस्टिंग इंप्रूव करी है, या कोशिश करी है, या ट्राई करा है? हेलो, हाँ ना, नहीं सर। ओके, तो प्रदीप जी क्या कुछ एग्जांपल बता सकते हैं कि पहले आपका क्या प्राइसिंग था, क्या लेना था, और उसके बाद आपको प्राइसिंग में कितना डिफरेंस आया? 25% का। ओके, और कैसे करा आपने, क्या चीज चाहिए थी आपको, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? पहले तो मैंने रजिस्टर किया था अपने आप का, पर एक बार जब आप लेना चालू कर दो तो ऑटोमेटिकली जब यू जस्ट मेक अ सर्च, आपको ऑटोमेटिकली नहीं वहां से रिस्पॉन्स आना चालू हो जाता है एक तो। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इंडिया मार्ट वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं सर, और कुछ आपको वेंडर से बात करा दूं और किसी से बात करा दूं, कॉल आने लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली आपके पास नंबर्स ऑफ वेंडर्स आने लग जाते हैं, और इवन लिस्ट भी भेज देते हैं अपने। ओके, सो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप लोगों ने इंडिया मार्ट की हेल्प से अपनी प्राइसिंग इंप्रूव कर ली? प्रदीप जी, आपको क्या कोई अपनी जो आपकी प्राइसिंग इंप्रूव हुई, क्या आपको क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, सेम क्वालिटी या बेटर क्वालिटी आपको मिल गई, या क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा आपको नई प्राइसिंग के लिए? कई बार तो, और प्राइसिंग भी बेटर मिली और इवन डिलीवरी भी टाइमली मिल गई, यानी दोनों तरह से बेनिफिशियल रहा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप में से बाकी लोग जितने हैं अभी सेशन के अंदर, आप में से कितने लोगों ने इंडिया मार्ट की हेल्प से या गूगल की हेल्प से अपनी प्राइसिंग इंप्रूव कर ली? व्हाई आई थॉट ऑफ टुडेस टॉपिक इज कि जैसे मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि मेरे ना कोई ऐसे कीवर्ड बेस्ड टॉपिक्स नहीं होते हैं, मेरे सारे के सारे टॉपिक्स बेस्ड होते हैं बिजनेस ओनर्स, आप जैसे लोगों से बात करते हुए। तो ऐसे ही 2-3 दिन पहले एक बिजनेस ओनर से बात हो रही थी, कहते हैं सर अवेलेबिलिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट जो है ना टाइमली मिल नहीं रहा मेरे करंट वेंडर से। तो मैंने कहा क्या चाहिए, उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज बताई, मेरे को मालूम नहीं क्या मतलब होता है इसका, व्हाटएवर। तो कहते हैं XYZ कुछ चीज चाहिए मेरे को। तो मैंने कहा आपने एक वेंडर ये ढूंढा कैसे? कहते हैं किसी के थ्रू 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 करके मैं वहां तक पहुंचा था। तो कहते हैं कि वो ही एक वेंडर है जिनको मैं जानता हूँ जहां से माल मिल सकता है। तो मैंने उनसे पूछा इंडिया मार्ट का नाम सुना है? तो अचानक से ना उनके आंखों में चमक आ गई, कहते हैं सर कभी ट्राई नहीं करा। तो मैंने कहा अभी खोलो, जो भी उन्होंने टेक्निकल प्रोडक्ट डाला, तो मैंने कहा कहाँ से मंगाते हो, जहाँ भी आपका शहर है, दिल्ली से ही थे खैर वो। तो मैंने कहा डालो इसके अंदर। तो वहां पर अचानक से हंड्रेड्स ऑफ वेंडर्स की लिस्ट आ गई वहां पर उसके अंदर। तो मैंने कहा अब आपको इन वेंडर से बात कैसे करनी है? तो जिन लोगों ने मेरी वर्कशॉप्स करी हुई हैं उनको मालूम है कि मैं आपको बताता हूँ कि वेंडर से बात कैसे करनी है ताकि आपको प्राइसिंग इंप्रूव हो सके, कैसे आपने अपनी पोजीशनिंग का
सिस्टम यूज करना है ताकि आपका जो वेंडर के साथ कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ज्यादा आपका पावरफुल हो जाएगा। एंड ही सेड कि मैं समझ गया, एंड आई थिंक 1-2 दिन के अंदर उसका काम हो जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपने प्रॉफिट्स को इंप्रूव करने के लिए अपनी कॉस्टिंग्स को इंप्रूव करना है। सोर्सिंग इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर इन योर प्राइसिंग, इन योर कॉस्टिंग। तो इंडिया मार्ट के ऊपर क्या मैं सबको एज्यूम कर लूं सबको आता है? हाँ, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं हम तो सर्विसेज बिजनेस में है, इंडिया मार्ट से हमारे को कोई फायदा नहीं होगा, एंड आई गेट इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मगर जितने भी लोग प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर हैं, आप में से मैं आपसे सच में जानना चाहूंगा पिछले 6 महीने में, 1 साल में इंडिया मार्ट की हेल्प से आपकी कॉस्टिंग के ऊपर क्या कुछ फर्क डालने की कोशिश करी है? कुछ स्ट्रेटेजाइज करा है आपने? नहीं करा है तो इज दिस कॉन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस फॉर यू? सर अभी तो सर इंडिया मार्ट पे सर्विसेज के लिए भी आने लग गया। हाँ, मगर अभी सर्विसेज के ऊपर इतना ज्यादा वो नहीं है ना कि अब वो पता नहीं सर्विसेज अभिषेक के लिए, मनु के लिए या किसी एक्सवाइजेड के लिए काम करेंगी कि नहीं करेंगी। प्रोडक्ट हाँ। के लिए तो है ही है। तो मैं अभी सिर्फ प्रोडक्ट फोकस में बात कर रहा हूँ। तो अमित, पुनीत, तरुण, आदि, प्रगति, शिवम, एक्सवाइजेड जितने भी लोग हैं सर सारे मैंने के नहीं सारे। ट्राई किया इंडिया मार्ट, मैंने अभी अभी टास्क डाल दिया है, तो 1 महीने की पूरी परचेज को रिव्यू करवाऊंगा अभी मैं आजकल में। हाँ हाँ, तो आपने करना क्या है? आपने 1 महीने की परचेज नहीं आपने कैलकुलेट करनी है, आपने पिछले 1 साल की परचेज कैलकुलेट करनी है कि पिछले साल आपने वो माल खरीदा कितना। ओके, तभी तो आप उनको बताओ कि हर साल हम इतना माल खरीदते हैं, तभी तो उनको लगेगा हाँ यार एक अच्छा बायर मेरे को मिलने वाला है, तभी तो आप उसका प्राइस बेटर नेगोशिएट कर पाओगे। पोजीशनिंग स्टेटमेंट सर। हाँ, अभी पुनीत ने ना सारी वर्कशॉप नहीं करी है, अभी धीरे धीरे करके उनको भी समझना चाहिए साइंस। एंड वेंडर्स खुद आपके घर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, सर मेरे से खरीद लो, मेरे से खरीद लो, पैसे बेशक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दे देना, बट खरीदना शुरू कर दो मेरे से। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बी इन दैट सिचुएशन? हाँ जी, किसी को चाहिए? ओके, 1% कह रहे हैं यस बाकी किसी को नहीं चाहिए। ओके, तो नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं फिर। ओके, सो नेक्स्ट थिंग जो आपको समझना है कि प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है। नाउ डज एनीबडी नो, ऐसा कोई पर्सन जिसने मेरी वर्कशॉप ना करी हो, डज एनीवन ऑफ यू नो द इक्वेशन ऑफ प्रॉफिट? प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है? जस्ट टू रिमाइंड यू, हमने ये इक्वेशन जो है अपनी क्लास 6th या क्लास 8th में पढ़ी होगी जब हम स्कूल्स के अंदर होंगे, मगर मोस्ट ऑफ बिजनेस ओनर्स कहते हैं सर याद नहीं आ रही प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होती है। सो एक इक्वेशन, मल्टीपल इक्वेशन होती है इसकी। एक इक्वेशन होती है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस के अंदर आपने बेचा कितने का, कॉस्ट प्राइस के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट थे, लेबर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सवाइजेड, सारा का सारा आपने उसके अंदर डाल दिया, इक्वल्स टू प्रॉफिट। तो इसके अंदर मैंने आपको बोला कि आपको अपनी कॉस्टिंग कैसे कम करनी है, उसकी मैंने एक टेक्निक आपको बताई है, ऐसी काफी सारी टेक्निक्स हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो चीज हमारे को डिस्कस करनी है वो है, क्या कोई और इक्वेशन है? हाँ, दूसरी इक्वेशन हमने डिस्कस करी, रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन, तो आपने वहां पर कर दिया। तो मार्जिन कौन कंट्रोल करता है? मार्जिन जो है मार्केट कंट्रोल करती है। अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो फिर मार्केट आपका मार्जिन कंट्रोल करेगी। ये थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है डीपर अंडरस्टैंडिंग मांगता है मार्केट की, कॉम्पिटिटर की। मैं अभी इसके ऊपर आज कोशिश करूंगा इसके ऊपर हम ना जाएं। व्हाट आर द अदर इक्वेशंस ऑफ प्रॉफिट? तो प्रॉफिट का जैसे मैंने आपको बताया ये 2 इक्वेशन, क्या कोई और भी आपके माइंड में आती है? तो प्रॉफिट का जैसे मैंने बताया रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन। रेवेन्यू के ऊपर हम बात करते हैं, रेवेन्यू की इक्वेशन क्या होती है? रेवेन्यू की इक्वेशन होती है नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी। क्या ये इक्वेशन आपने पढ़ी है? क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? हाँ, ना, Yes, sir. नॉट क्लियर? ओके, सो सर एनीबडी? आपने ही पढ़ाई है सर। हाँ, एनीवन एंड एवरीवन मस्ट नोट दिस इक्वेशन डाउन। रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या होती है? रेवेन्यू इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्लाइंट्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी। अब हम इसके और डीपर चलते हैं, और ज्यादा अंदर डीप चलते हैं। तो आपने कभी ये पढ़ा है नंबर ऑफ क्लाइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, एनी ideas and guesses from people who have never done any one of my workshops? What is the definition of number of clients? अरे बोलो, नींद में हो क्या सारे अभी? सर हम तो बोल नहीं सकते ना। हाँ, आप नहीं बोल सकते, यस। ओके, भक्ति कह रही है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। ओके, भक्ति एक बार आप वीडियो ऑन करो अपना। हाँ जी, सो भक्ति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो होता हाँ है जी। बड़ा सिंपल होता है, नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लाइंट्स।
सुना होगा ये तो I was thinking it's the average number. बट आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा है, आपका वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक Actually, I'm on my way to work. That's why. ऑलराइट, Okay. अंडरस्टूड. सो जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेट गिव्स यू द नंबर ऑफ क्लाइंट्स. अब आप ये देखो कि प्रॉफिट की इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है. पहली इक्वेशन हमने देखी थी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. क्या सेलिंग प्राइस आप कंट्रोल कर सकते हो? क्या सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर सकते हो? हाँ. क्या कॉस्ट प्राइस डिक्रीज कर सकते हो? उसकी मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बताई. हाँ, कर सकते हैं. अब नेक्स्ट हमने बात करी रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन. अब मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो आप. हाँ, मगर मोस्ट लोगों को डर लगता है मार्जिन को इंक्रीज करने से. उनको लगता है कि अगर मैंने मार्जिन इंक्रीज कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो क्लाइंट छूट जाए, क्योंकि मेरे से सस्ता जो है मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए. तो इसका मतलब कि मार्केट जो है डिफाइन कर रही है मोस्ट केसेस के अंदर. हमारे को कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर हमने प्राइस बढ़ा दिया तो क्लाइंट छूट जाएगा. तो ये हम कब मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं? व्हेन यू हैव मोर क्लाइंट्स देन यू कैन हैंडल, व्हेन यू हैव मोर लीड्स देन यू कैन हैंडल, दैट इज द राइट टाइम टू इंक्रीज योर प्राइसिंग, इंक्रीज योर मार्जिन्स. चलो एक मिनट के लिए मैं बात करता हूं कि जब वो फैंटेसी सिचुएशन जब आएगी तब उसको देखेंगे, अभी नहीं है वो. ठीक है, तो हम बाकी कोई चीज है जिसके ऊपर काम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल काम कर सकते हैं. तो रेवेन्यू और मार्जिन में से आपने कहा मैं मार्जिन तो इंक्रीज नहीं कर सकती, रेवेन्यू कैसे इंक्रीज करूं मैं? तो फिर मैंने आपको बोला कि आपको समझना है रेवेन्यू का इक्वेशन क्या होता है. रेवेन्यू का इक्वेशन होता है नंबर ऑफ क्लाइंट्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय बाइंग फ्रीक्वेंसी. अब फिर मैंने आपको बोला कि क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट्स होते हैं नंबर ऑफ लीड्स मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन रेशियो. तो अब क्या आपको फैक्टर्स दिखने शुरू हुए कि प्रॉफिट को कंट्रोल करने के लिए कितने फैक्टर्स अवेलेबल हैं आपके पास? क्या Yes, किसी sir. ने इस इक्वेशन को नोट करा? आपने देखा कि आपके पास अब कितने फैक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं? हाउ मेनी फैक्टर्स डिड यू आइडेंटिफाई फ्रॉम टुडेस डिस्कशन सो फार? बताओ जी. Selling price, cost, then हाँ जी. margin, then number of clients, then increase in leads. एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड बाइंग फ्रीक्वेंसी. ओके, अब नंबर ऑफ क्लाइंट के अंदर भी दो फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ लीड्स एंड कन्वर्जन रेशियो. तो अब अगर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, तो अगर आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना है, कैन यू इंक्रीज योर नंबर ऑफ लीड्स? विल इट इंपैक्ट योर रेवेन्यू? यस. Yes, sir. Can you increase your conversion ratio? Will it impact your revenue and profits? Yes, sir. Can you increase your average order value? Will it impact your revenue and profits? Yes. Yes, sir. Can you increase the buying frequency and it will impact your revenue and profits? Can Yes, you sir. decrease? Can you increase your margin at will to increase your revenue and profit? And can you also decrease your cost to increase your profits? तो आप देखो कितने फैक्टर्स आ गए यहां पर. 6 फैक्टर्स आ गए जिनको हम कंट्रोल करके अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं. क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? Which 6 factors would help you or can be used to increase profits? Sir, frequency कैसे increase होगी? अभी बात करते हैं ना उसके ऊपर. मगर अगर हो जाए तो आपको मजा आएगा ना. हाँ, definitely. ओके. अब ये क्वेश्चन आया कि बाकी सब तो समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं ये समझ में नहीं आया. ओके, और भी किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीबॉडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन कि सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, मगर एक्स फैक्टर या वाई फैक्टर या जेड फैक्टर में से किसी को इंप्रूव करना हो तो मैं कैसे करूंगा या करूंगी? बताओ जी. फैक्टर कौन कौन से प्लीज बता रहे? अरे चलते फिरते भागते तोड़ते नहीं समझ में आएंगे, उसको नोट करना पड़ेगा एक कागज के ऊपर पेंसिल से. ओके, तो पहला फैक्टर है नंबर ऑफ लीड्स. ओके, दूसरा फैक्टर है कन्वर्जन रेशियो. तीसरा फैक्टर है एवरेज ऑर्डर वैल्यू. चौथा फैक्टर है बाइंग फ्रीक्वेंसी. पांचवा फैक्टर है इंक्रीज योर मार्जिन्स. एंड छठा फैक्टर है डिक्रीज योर कॉस्ट्स. समझ में आ गया? अब 6 फैक्टर्स हो गए. और मैंने स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया कि कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए आप इंडिया मार्ट का सहारा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. तो मेरे को 1-2 लोगों ने कहा कि ले रहे हैं, 1% ने कहा ले रहे हैं, बाकी 1-2 लोगों ने कहा कि नहीं ले रहे हैं, और इमीडिएटली उन्होंने टास्क लिस्ट के अंदर डाल दिया ये चीज. सो यहां पर अब आपको 6 फैक्टर समझ में आए. मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन 6 में से आप किन किन फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको समझ ही नहीं पड़ रहा कि इसको मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूं यार. तो एक तो मेरे पास आया कि बाइंग फ्रीक्वेंसी कैसे इंक्रीज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में. क्या किसी और को किसी और फैक्टर के बारे में डाउट है
या आपको समझ में आ गया कि ओ शिट 6 फैक्टर्स थे और मैं एक के ऊपर भी काम नहीं कर रहा या 2 के ऊपर भी काम नहीं कर रहा और मैं तो किसी के ऊपर भी काम नहीं कर रहा? सिर्फ व्हाट हैज 5 बीन योर एक्सपीरियंस सो फार? सिर्फ 5 बने हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ लीड्स, हम्म। कन्वर्जन परसेंटेज, एवरेज टिकट साइज, फ्रीक्वेंसी और डिक्रीज कॉस्ट। क्या हाँ, तो मार्जिन भी तो आप बढ़ा सकते हो, Please. जिस दिन चाहो उस दिन मार्जिन बढ़ा लो। ओके ओके ओके, मार्जिन बढ़ाने में जान निकलती है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यार मैंने अभी 10% अपना रेट बढ़ा दिया, तो आप देखो आपका मार्जिन, अगर आप रेट आपने 10% बढ़ाया, आपका प्रॉफिट कहां से कहां पहुंच जाएगा। मगर उसमें जान निकलती है कि मेरे तो हाथ से ऑर्डर निकल जाएंगे, क्लाइंट छूट जाएंगे। इसका मतलब कि हमारे पास एनफ क्लाइंट्स नहीं है और हमारे को डर लगा रहता है यार पता नहीं कैसे भूले भटके 2-4 क्लाइंट आ गए कि ये भी ना हाथ से छूट जाए। अगर सिचुएशन इसकी रिवर्स कर दें, हमारे पास इतने क्लाइंट्स आ जाए कि हम हैंडल ना कर सकें, तो सबसे पहले हम प्राइस बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? बताओ पुनीत एंड एवरीबॉडी एल्स। यस सर। तो इसका मतलब जब तक क्लाइंट्स की कमी रहेगी हम मार्जिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट की वजह से हमारे को मार्जिन को स्क्वीज करना पड़ेगा। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? सर सर्विसेज में बाइंग फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग का तो मंथली जैसे ये है, अगर रिटेनर है तो वो फिक्स फी है क्लाइंट के साथ। चलो मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूं कि आपको समझ में नहीं आ रहा बाइंग फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ाएंगे। बाकी सारे फैक्टर्स पे काम हो गया आपका? यस, मोर और लेस सर। More or less का मतलब होगा no। मतलब नहीं सर, नंबर ऑफ लीड्स पे काम कर रहे हैं, कन्वर्जन रेशियो पे काम कर रहे हैं, उसके बाद Mostly श्री लोग जी क्या सर्विसेज को करते इंक्लूड कर सकते हैं ना। मोस्टली लोगों को क्या चैलेंज वो कर आता सकते है, या मोस्टली लोग किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? इन 6 फैक्टर्स में से वो सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और कई बार तो वो भी नहीं कर रहे होते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट कॉमन फैक्टर, विच नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स पीपल टेंड टू फोकस ऑन इज लीड्स बढ़ा लो, लीड्स बढ़ा लो, लीड्स बढ़ा लो, लीड्स बढ़ा लो, और बाकी किसी फैक्टर के ऊपर कोई काम हो ही नहीं रहा होता। इनफैक्ट उनके दिमाग में भी नहीं होता कि इतने सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। हाँ जी अमित। सर क्लास के शुरू में तो एक भी फैक्टर नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है। हाँ जी अमित। सर मैं ये बोल रहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए अगर वी गिव देम द फ्री सर्विसेज और या यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर देम, तो वो कैसा? ऐसा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती कैसे है। ओके, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? अब जैसे आशीष ने बोला कि मेरा तो रिटेनर बिजनेस है, मेरे को तो मंथली बिलिंग होती है, ठीक है, तो इसका मतलब 1 महीने में एक बार इनका इनवॉइस जाता है और वो क्लियर हो जाता है। अब क्या ऐसा कर सकता है आशीष कि हर महीने वो 1 की जगह 2 इनवॉइस भेजना शुरू कर दे, या हर महीने 1 की जगह 1.5 इनवॉइस भेजना शुरू कर दे? क्योंकि उनका बिलिंग का मॉडल ऐसा है। अमित, आशीष जिस सर्विस के अंदर है उसके अंदर अगर उनको फ्रीक्वेंसी की जगह पर अगर वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर काम करें, या अदर कौन सी और सर्विसेज वो बेच सकते हैं उसके ऊपर काम करें, जिसको हम बोलते हैं अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग के ऊपर काम करें, तो चाहे उसका हर महीने इनवॉइस एक ही जाए मगर प्रॉफिट बढ़ सकता है, उसका रेवेन्यू बढ़ सकता है उसका। सर हम इसके लिए काम या करते हैं। फिर उस पे कर रहे हैं। हाँ, या फिर आशीष ये कहते हैं कि मेरे पास ना 2 अलग अलग टाइप की सर्विसेज हैं। एक मेरी है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस, इसका इनवॉइस ये हो गया। दूसरी मेरी है फोटोग्राफी की सर्विस, इसका इनवॉइस ये हो गया। तीसरी है मेरी वीडियोग्राफी की सर्विस, उसका इनवॉइस मेरा ये हो गया। उसके बाद है फोटो एडिटिंग की सर्विस, या नरेशन की सर्विस, या स्क्रिप्ट राइटिंग की सर्विस, या एक्स की सर्विस, या वाई की सर्विस, या जेड की सर्विस, उसका इनवॉइस ये हो गया। तो अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोर सर्विसेज के अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स या कुछ और सर्विसेज भी आ जाए बेचने के लिए, तो आपकी मल्टीपल इनवॉइस हर महीने जनरेट होनी शुरू हो सकती है। इसका मतलब आपने बाइंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली। मैं ये नहीं कह रहा कि एक सिंगल इनवॉइस को आप मल्टीपल में डिवाइड कर दो। जो आपके सिंगल इनवॉइस जा रही है वो तो जा ही रही है, और क्या क्या बेच सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन हियर। डज इट आंसर योर क्वेश्चन अमित एंड प्रदीप एंड एवरीबॉडी एल्स? यस राइट सर, गॉट इट। सर हम ना तो- इसमें काम करते हैं मैग्नोर के साथ, तो बिल्कुल ठीक है। अब हमने ना वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे एक महीने के अंदर आपके पास 6 वीडियोस आएंगे, बट हम वहाँ पर हम ओवर डिलीवर करते हैं, 10 वीडियोस करते हैं, 12 वीडियोस करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो हमारा इनवॉइस ऑलरेडी जनरेट हो जा रहा है मेरे साथ। वो जो हुआ ना वो तो आपने एक्स्ट्रा मेहनत कर ली उसके अंदर, ये कोई अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग तो नहीं हुई ना। हाँ, आप कह सकते हो कि इसको काइंड ऑफ रीसेल कह सकते हैं, या रिपीट सेल्स कह सकते हैं, कि आपको ये चीज 2 महीने के अंदर होती, 2 महीने की जगह आपने 1 महीने में कर दी। तो आपके वैसे जो डिफाइंड थे वो 6 थे, अब क्योंकि 10 हो गए तो 4 का आपने एडिशनल बिल रेज कर दिया। हाँ ठीक है, लूजली हम इसको कह सकते हैं, बट मेरा ये इंटेंट नहीं है कि आप अगर मान लीजिए पहले 8 घंटे मेहनत कर रहे हो किसी क्लाइंट के लिए, अब आपने 12 घंटे मेहनत कर ली, तो ये आपकी कोई बाइंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं हुआ। बाइंग फ्रीक्वेंसी किस किस चीज से बढ़ती है कि जब वो मोर ऑफ्टन खरीदना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि अगर साल में डिलीवरी पहले पीरियड वो आपसे डिलीवरी पीरियड को शॉर्ट कर दें, यानी जल्दी डिलीवर करना चालू करें प्रोडक्ट के केस में। राइट। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आपका सेम ऑर्डर जो है ना मल्टीपल छोटे छोटे ऑर्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज नॉट कॉल्ड बाइंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना। आपने अगर एक इनवॉइस अगर मान लीजिए महीने के अंदर आप एक बार ही सप्लाई करते थे, अब आपने 4 बार ही सप्लाई कर दिया, उससे आपका कैश का सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा।
अगर इमीडिएटली इनवॉइस जाते ही आपके पास पैसा आ जाता है, उसकी इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी, उसकी इन्वेंट्री कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, उसकी स्पेस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, बेनिफिट डेफिनेटली होगा फास्टर डिलीवरी का। मगर ये बाइंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मतलब लूजली आप कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट माय डेफिनेशन कि पहले एक इनवॉइस आता था, अब 4 जाती हैं, हर हफ्ते एक इनवॉइस आता है, कि बाइंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। हाँ इंक्रीज हो गई, मगर आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू गिरा गई, तो सर, इसके आपके अंदर ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं आएगा सिर्फ डिलीवरी इंक्रीज करने से। डज दैट आंसर द क्वेश्चन? जस्टिफाई माय स्टैंड, प्रदीप? सर इसके अंदर सर एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में कि जैसे कि एक क्लाइंट है, वो अपने से 1 महीना या 2 महीना ही काम करता है, उसको अपन 1 ठीक है। साल तक काम करवाएं अपने साथ, तो क्या वो बाइंग ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई उसकी? हाँ सी 1 महीना 2 महीना काम करता था और लेटेस्ट से ₹1,00,000 के हिसाब से 2 लाख की बिलिंग करके देता था। हाँ ठीक है, अब आपने उसको ऐसा कुछ बताया कि मेरे पास इस सर्विस के अलावा ये भी है, ये भी है, ये भी है, जो कि आपने उसको बोला कि और ज्यादा आप मेरे से खरीद सकते हो, जब चाहो खरीद हाँ, सकते हो। हाँ। तो अब उसने 2 की जगह आपसे 10 महीने बाय कर लिया, हाँ तो अब आपका क्या हुआ? बाइंग फ्रीक्वेंसी भी आपकी इंक्रीज हो गई और टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, और एवरेज जी। ऑर्डर वैल्यूज वगैरह के ऊपर भी आपने काम कर लिया। राइट सर, राइट, वही क्वेश्चन। तो सर इसको भी अपन हाँ। बाइंग फ्रीक्वेंसी में गिनेंगे ना? हाँ, क्योंकि आपने कुछ अपसेल या क्रॉस सेल करा होगा ना, क्योंकि सेम सर्विसेज अगर उसको दे रहे हो जो आपको ऑलरेडी दे रहे थे, तो उसके अंदर तो वो नहीं कर रहा था ना 2 महीने 3 महीने की जगह 1 साल। आपने कुछ एडिशनल बेचा ना उसको, तो वो अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग में से कहीं पर आएगा वो। सर मेरा पॉइंट था कि जैसे डिलीवरी पीरियड जनरली 20 डेज का है, अगर मैं रिड्यूस करके 15 डेज का कर देता हूँ, द कस्टमर इज बाइंग फ्रॉम अदर कंपटीटर एज वेल, तो डेफिनेटली जल्दी फास्ट डिलीवरी होगी, तो मेरे को ऑर्डर अगर ऐसा है, हाँ यू आर राइट, अगर ऐसा है कि मार्केट में पूरी मार्केट 20 डेज में डिलीवर करती है, और प्रदीप कहते हैं कि मैं जो है 15 दिन में गारंटी डिलीवर करूंगा, नहीं डिलीवर हो तो इतनी पेनल्टी मैं लूंगा, और अगर अर्ली डिलीवरी की वजह से उसको बेनिफिट होता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिट होता है, देन यस, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। सर वो तो उसमें मगर- मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं फिर। हाँ, मतलब उतने क्लाइंट्स जब होंगे तब ना, कि अगर इतने क्लाइंट्स हैं कि जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे, उससे पहले अगर आप मार्जिन बढ़ाओगे तो आपके माइंड में हमेशा डर लगा रहेगा, या जितने क्लाइंट्स हैं कि उसमें से कुछ टूट गए, कुछ छूट गए, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब अगर हम सारे फैक्टर्स के ऊपर एक एक करके बात करते हैं, पहला फैक्टर मैंने क्या बताया था? लीड्स इंक्रीज करना। ये तो सबको बात समझ में आती है, लीड्स। और अगर आपका रिटेल का वो है, बिजनेस है, तो वॉक-इन्स। ओके, तो अगर आपका ई कॉमर्स का है तो इसका मतलब ट्रैफिक। तो ये तो बात सबको समझ में आती है। और डज एनीबडी नीड मोर और डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देन दिस, कि अगर आपके पास लीड्स बढ़ जाएं तो आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। एंड व्हेनेवर आई एम सेइंग अबाउट लीड्स बढ़ जाएं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिफाइड लीड्स। ऐसा नहीं है कि 10,000 लीड्स की जगह पे आपकी 25,000 लीड्स हो गई और बिजनेस नहीं बढ़ा। जो भी आपकी लीड्स हैं, जैसे भी आपकी लीड्स हैं, जिस भी क्वालिटी की लीड्स हैं, कि अगर आप जो है अपनी लीड्स को इंक्रीज कर लेते हैं विद व्हाटएवर द क्वालिटी यू आर गेटिंग अर्लियर, अगर बाकी सारे फैक्टर्स एग्जैक्टली सेम भी रहते हैं, तो आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये तो सबको बात समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि लीड्स अगर आपकी सिमिलर है, आपने लीड्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, आपने कन्वर्जन रेट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो क्या आपका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ जाएगा? हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब क्या किसी को यह डाउट है कि कन्वर्जन रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, या फिर कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, जिम्मेदार होते हैं? जनरली एक तो होता है कॉस्ट, प्राइस रिड्यूस कर दो तो कन्वर्जन बढ़ता है, पर वो मगर उससे आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा ना। हमारे को प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर आपने प्राइस रिड्यूस कर दिया, कन्वर्जन रेट बढ़ गया, तो आपका प्रॉफिट तो नहीं बढ़ा ना। अब आपको सेम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए ज्यादा क्लाइंट्स चाहिए होंगे, आपने अपनी सिरदर्दी बढ़ा ली। सही कर। तो हमारे को ना प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, हमारा एंड गोल है प्रॉफिट को हम कैसे इंक्रीज करेंगे। हमारे को ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं देखना कि प्राइस हमने घटा दिया, उससे प्रॉफिट गिर गया, तो ये तो काम गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया, ये तो काउंटर मेजर हो गया, जो हम करना चाह रहे थे उसका उल्टा हो गया। सो व्हाट कैन यू डू टू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट? तो कन्वर्जन रेट आपको समझना है, कन्वर्जन रेट कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है यार? अब आप मेरे को बताओ, कन्वर्जन रेट कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? अगेन फास्ट डिलीवरी। नहीं, सर लैग टाइम। अरे नहीं, सर वैल्यू ऑफर्ड, वैल्यू स्टैक, IRO, कन्वर्जन रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में बात करो ना, वैल्यू स्टैक और ये और वो समझ नहीं आता मेरे को यार। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ यार, मेरे को ऐसी भाषा बताओ जो मेरे को आसानी से समझ आ जाए। लाला जी पर कन्वर्टेड लीड्स पे डिपेंड करता हमारी है। पोजीशनिंग, राइट। हाँ, मैं बार बार आपको ये बोलता हूँ कि आपने अपना एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है। आपको मालूम है कि अगर एक नया क्लाइंट मेरे से जुड़ता है तो मेरे को कितने रुपए का रेवेन्यू या प्रॉफिट मिलेगा। जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, क्या उसको मालूम है उसको आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा?
Yes, sir. सही कह रहे हैं, राइट सर। उसको अगर मालूम नहीं है उसको आपसे जुड़ के क्या फायदा होगा, तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीटली स्क्रूड अप है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंप्लीटली स्क्रूड अप है। हम सिर्फ सुंदर पोस्ट्स बना के डाल रहे हैं, उन पोस्ट का वैल्यू कुछ नहीं है, उस पोस्ट का मतलब कुछ नहीं है। ब्रांडिंग हो रही है सर, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग कर रहे हैं हम लोग। ओके, एंड मोस्ट बिजनेस फॉल इनटू दैट कैटेगरी बिकॉज उनको Impression मालूम अच्छा नहीं है आता है। एग्जैक्टली क्या करने से धंधा आता है। उनको लगता है कि किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को हायर कर दिया, वो हर हफ्ते 2, 3, 5, 10 पोस्ट डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? वो व्हाट्सएप पे डाल देंगे या फेसबुक पे डाल देंगे या इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना के डाल देंगे, उससे बिजनेस आ जाएगा। नहीं जी, उससे बिजनेस नहीं आता। तो फिर क्या चीज की वजह से आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है? कन्वर्जन रेट बढ़ता है 3 फैक्टर्स के ऊपर काम करने से। आपकी सेल्स पिच, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपका फॉलोअप। अगर आपका लीड जैसा भी है अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से, उसको हम लीड की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर रहे, जैसे भी लीड आ रही है उसको कन्वर्ट करने के अंदर आपके 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी सेल्स पिच कैसी है, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है। अगर वो बोलता है आपका प्राइस महंगा है तो आप क्या बोलते हो? अगर छूटते ही आपके मुंह से निकलता है सर क्वालिटी लेने के लिए दाम तो देना पड़ेगा ना, आपका कन्वर्जन रेशियो बिल्कुल पिटा हुआ होगा। तो अब आप लोग मेरे को बताओ कि क्या आप में से कभी किसी ने सुना है कि आपका प्राइस तो बहुत महंगा है? यस सर, बहुत बार। सबसे यही और सुनते जबकि हैं। महंगा नहीं है। सर आपने 3 चीजें बोली। पहला बोला आपने सेल्स पिच, दूसरा बोला आपने कन्वर्जन रेशियो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तीसरा है आपका फॉलोअप। फॉलो। अगर आप 3 में से कहीं एक जगह पर भी स्क्रू अप करते हैं, आपका कन्वर्जन रेट पिट जाएगा। इज दिस मेकिंग एनी सेंस? मैं आपको बिल्कुल डीप लेकर के जा रहा हूं कि देखो किस किस पॉइंट के ऊपर आप किस किस फैक्टर के ऊपर काम करोगे, आपकी इमीडिएटली प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। सो अगर आपको ये लोग बोलते हैं, आपने कॉल करा या आपकी टीम में किसी ने कॉल करा, कॉल उठाने के बाद बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और उसके बाद फोन पटक देते हैं, क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? काफी टाइम से। ओके, वो बोलते हैं कि अभी बिजी हूं, बाद में बात करना। क्या ये चीज कभी आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस करी है? करी है। प्राइस बता दो, इसका क्या भाव लगेगा? आग लग रही है, अभी बताओ, फटाफट बताओ, और आप प्राइस बताते हो, उसके बाद फोन उठाना बंद कर देते हैं। कभी एक्सपीरियंस करा है? कर रहा है। ये सब कुछ आपके साथ हुआ, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं हुआ? डेली फेस करते हैं, डेली। हाँ, उसके बाद क्या कभी आप में से किसी ने ये एक्सपीरियंस करा है कि आपने कॉल करा, या तो घंटी बजती रही, उठाया ही नहीं किसी ने, या फिर किसी ने उठाया, बोलते हैं सर अभी बिजी में है, सर मीटिंग में है, सर बाहर गए हैं, सर अभी आज नहीं मिल सकते, आज तो बहुत ज्यादा टाइट है शेड्यूल। बट आप फोन क्यों कर रहे हो बार बार मेरे को? हमारे को जरूरत होगी, हम आपसे बात करेंगे, आप फोन करना बंद कर दो। या फिर इसी चीज को पोलाइटली बोलते हैं कि व्हाई डोंट यू सेंड मी योर इन्फॉर्मेशन, विल गेट बैक टू यू व्हेन वी नीड। इसमें से कोई चीज यही होता आपने है। एक्सपीरियंस करी है? मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। ओके, उसके बाद आपने कभी ये चीज सुनी है, अरे हम तो अभी किसी और से ले रहे हैं, वी आर नॉट लुकिंग फॉर न्यू वेंडर्स और सप्लायर्स। अभी लेके चुका हूँ ये तो। हाँ। अच्छा, ये आपने कभी सुना है, अरे यार इतने सालों से ढूंढ रहा था, पिछले हफ्ते ही खरीदा है, पहले पता होता तो तुम्हारे से ही ले लेते। यस सर, सुना है। और बताऊं या काफी है? काफी है। रात को सुना दिया होता आपने तो पूरी रात नींद नहीं आती। अच्छा, वो सुबह सुना है। ओके, सो अब आपको यहाँ पर क्या समझना है कि देखो ये सारी हैं ऑब्जेक्शंस, या फिर वो बोलते हैं अभी सीजन चल रहा है, या फिर अभी सीजन नहीं चल रहा है, बाद में आना। ओके, या सीजन चल रहा है बाद में आना, या सीजन नहीं चल रहा है बाद में आना। ये सुना है आप में से कभी किसी ने? थोड़े टाइम बाद जी। करेंगे, ये तो सुना है। हाँ प्रदीप, ये भी सुना हुआ है? अरे ये सारे वही। या फिर मेरे बजट में आपके पास कुछ है तो दिखाओ, इधर उधर की फालतू की बातें कर रहे हो। प्राइस कम करो तब मैं सोचूंगा। हाँ, ओके, सो प्रदीप जी ने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ सुन रखा है दुनिया भर का। तो अब इसीलिए तो अब उन्होंने कैमरा ऑन करा है। सही कह रहा हूँ। हाँ, तो आपको यही चीज समझनी है कि अगर आपके पास इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं है तो आपकी सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बिल्कुल पिटी हुई है। इसकी वजह से आपकी कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से आपके रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स पिटे पड़े हैं, या फिर पिटे नहीं पड़े तो ग्रो नहीं कर रहे। तो आपको इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना है। इज दिस मेकिंग एनी सेंस टू एवरीवन एक्सेप्ट प्रदीप? यस सर। यस सर। ओके, सिर्फ 2-3 लोगों के लिए समझ में आ रही है, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रही बात? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। Okay, so Payali is saying yes. Payali,
आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपने इन सारी चीजों में से क्या चीजें एक्सपीरियंस करी हैं? बेसिकली यही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो आपने जैसे मेरे को बताया था कि आपके दो बिजनेसेस हैं, एक है क्रिएटिव्स का और दूसरा है आपका जो आपने वो फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट्स या जो आपने वो बताए थे आपने। तो आपने इन दोनों बिजनेसेस में से कौन से बिजनेस में क्या चीजें सुनी है जिसकी वजह से आपकी सेल कन्वर्ट नहीं होती? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्स का चैलेंज है क्या आपको? अगर नहीं है तो फिर तो इस कॉन्वर्सेशन का फायदा ही नहीं होगा। अगर सेल्स का चैलेंज है तो बिजनेस 1 के अंदर आपको क्या चीज सुनने को मिलती है जो हम हैंडल नहीं कर पाते, इसकी वजह से कन्वर्जन नहीं होती, और बिजनेस 2 में आपका क्या एक्सपीरियंस है? ओके, बिजनेस 1 में ये है कि वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो पीपल आस्क फॉर, स्पेशली न्यू क्लाइंट्स, दे आस्क फॉर कोट्स एंड देन दे से उसने तो बहुत कम में कर रहे हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द वॉल्यूम ऑफ वर्क or the expertise that is given. Okay. So the situation is that a lot of clients do not have an understanding of how a product is done. For example, like I do coffee table books. Now, what goes into it? Like there's a lot of research, content, development, design, production, everything. But sometimes even a printer is also pitching for it. Somebody who doesn't know me, if someone knows me, it's a different अब आप मेरे को ये बात बताओ, अगर मान लो क्लाइंट को जिसने पेमेंट करनी है उसको समझ में नहीं आ रहा कि प्याली अगर करेगी तो मैं उसको 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए किस चीज के दूं, क्योंकि प्रिंटर मेरे को कह रहा है कि मैं वही चीज करके दे दूंगा आपके, और प्याली का जो एडिशनल जो 5 लाख, 2 लाख, 50,000 रुपए मांग रही है मेरे को प्रिंटर को नहीं देना पड़ेगा। तो ये किसके एंड की गलती मानी जानी चाहिए? प्रिंटर के एंड की गलती मानी चाहिए, बायर की एंड की गलती मानी जानी चाहिए, या प्याली के एंड की गलती मानी जानी चाहिए? Obviously mine. क्यों? But how do you convey that? पहले तो आप मेरे को बताओ आपकी गलती क्या है? To able to describe what I can offer, what value I add to the product. वो तो आप बता रहे हो कि मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं 5 रात No, it's not. It's not about जागते काम करूंगी, 20 रात मेरी टीम नहीं सोएगी। No, what they get for the value. That's what I generally try and say. Is somebody who will take say 3 months to do something, I will be able to give it to you say in 1 month. उससे उसको फायदा क्या हो रहा है? उसका कोई काम अटक रहा है कि अगर कॉफी टेबल बुक अगर 1 महीने के अंदर आगे 3 महीने की जगह पे, उसको कोई फायदा नुकसान होगा उससे, अनलेस कि कोई डेडलाइन हो। हाँ, डेडलाइन होगी, और अगर मान लो प्रिंटर नहीं कर पा रहा होगा तो ऑब्वियसली जो अभी प्रदीप बोल रहे थे कि अगर उसकी डिलीवरी उसको फास्टर चाहिए और कोई और नहीं दे सकता तो मैं उसका प्रीमियम चार्ज कर सकता हूँ, बट वी डू नॉट गेट सच क्लाइंट्स ऑन ए डे टू डे बेसिस रेगुलरली। तो इसका मतलब क्या आपको लग रहा है कि कहीं और पे कुछ गैप है? डेफिनेटली। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट गैप, एंड द नेक्स्ट इज हाउ डू वी फिक्स इट? तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि अगर आपके बुक डिजाइनिंग के प्रोसेस में कोई ऐसी चीज है जो बाकी और कोई नहीं कर रहा और उसकी वजह से बुक की सेल्स के ऊपर या क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के टर्म्स के अंदर, देन व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग इज गोइंग टू मेक सेंस टू देम। अगर आप उसको मैप करके उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट से रिलेट नहीं कर सकते, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अ शिट अबाउट व्हाट यू डू। सॉरी फॉर माय बीइंग सो ब्लंट। So how does one do that? Like if it's like like lot of people are bidding for it. हाँ, तो सबसे पहले आपको क्लाइंट्स को क्वालिफाई करना है कि इसको कॉफी टेबल बुक चाहिए ही क्यों। या तो आप पिच करोगे यू नीड टू हैव ए कॉफी टेबल बुक, या फिर कोई क्लाइंट ढूंढ रहा होगा आई एम लुकिंग फॉर ए डिजाइनर बिकॉज आई वांट ए कॉफी टेबल बुक। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसको कॉफी टेबल बुक चाहिए ही क्यों। और दूसरा, क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर उसकी कॉफी टेबल बुक को आप उसके रेवेन्यू या प्रॉफिट के साथ में लिंक कर सको? अगर नहीं है, इट इज गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर यू टू मेक योर केस सॉलिड। क्रिएटिव वर्क में ऑलरेडी ये चैलेंज तो है ही कि उसको प्रॉफिट से कैसे लिंक करा जाए। तो आपने आज जिंदगी की पहली कॉफी टेबल बुक तो डिसाइड नहीं करनी है, आपने लाइफ में पहले 2, 5, 10, 20, 50, 100 क्लाइंट्स के लिए काम करा होगा। तो क्या आपने पुराने क्लाइंट से पूछ सकते हैं या उनको बताते हैं कि कॉफी टेबल बुक को यूज करके धंधा बढ़ाया कैसे जाता है? क्या आपके पास कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जहां पर कॉफी टेबल बुक की वजह से बिजनेस कैसे ग्रो करना है आपने उनको बताया हो? हेलो? नहीं। क्या कोई तरीका है कि कॉफी टेबल बुक को यूज करके बिजनेस बढ़ाया जा भी सके? Many of the times, the kind of clients that I've got in the past are from publishing houses who are looking for, like outsourcing it to me because they cannot handle the work at a quality level. So फिर वो बाकी आगे जाके उसको वो लोग सेल करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट क्लाइंट से डील नहीं कर रहे, आप एक बीच में इंटरमीडिएट पर्सन से डील कर रहे हो जिसको ऑलरेडी आपके जैसे बहुत सारी रिसोर्सेज की एक्सेस है
इसका मतलब आप फिर से अपने आप को जो मर्जी कहो, मगर आप कमोडिटी मार्केट में डील कर रहे हो। क्योंकि अगर एक पब्लिशर के पास आपके साथ और आपके साथ साथ में 5, 10, 20 डिजाइनर्स और हैं, कभी भी रेट के ऊपर तोड़ देगा वो आपको। तो इसका मतलब क्योंकि आप ये कभी ये प्रूव नहीं कर सकते कि मेरा जो डिजाइन आएगा वो तेरे बाकी सारे डिजाइनर से बेटर होगा। क्या आप बोल सकते हो कभी भी ऐसा? Yes, why not? तो ऐसा सुन के लोग आपको प्रीमियम अगर दे देते हैं तो इसका मतलब आपका ये पिच वर्क कर रहा है। अगर आपको नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने में या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाने में चैलेंज है तो फिर इसका मतलब वर्क नहीं कर रही है। ये तो वही बात हो गई, क्वालिटी है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। मेरा भी यही पॉइंट है। तो इसका मतलब आपको इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्लाइंट को कॉफी टेबल बुक यूज करना ही नहीं आता कि मैं कॉफी टेबल बुक यूज करके अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकता हूं, तो पब्लिशर भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते उस केस में। अगर आप कॉफी टेबल बुक की स्ट्रेटजी बना लो, जैसे मैं अपनी बुक राइटिंग वर्कशॉप के अंदर बताता हूं कि बुक को यूज करके बिजनेस कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाने हैं, अनहर्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कैसे खोलनी है, हाई वैल्यू हाई वॉल्यूम लीड्स के डोर्स अपॉर्चुनिटीज कैसे ओपन करने हैं, अपनी अथॉरिटी कैसे बनानी है, हाई प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स, हाईएस्ट प्रॉफिटेबल क्लाइंट्स कैसे आपको जनरेट करनी है, जैसे मैं अपनी बुक राइटिंग वर्कशॉप में बताता हूं। एग्जैक्टली सेम चीज आपको क्लाइंट को कन्वे करनी है कि देखो मैं खाली बुक नहीं डिजाइन कर रही आपको दूंगी, मेरे बुक की जो डिजाइनिंग होगी उस बुक को आप ABCDEFGH इस तरीके से आप यूज करोगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप बाकी किसी डिजाइनर के पास चले जाओ, डिजाइन तो हो सकता है उसका भी अच्छा हो, मगर वो आपको गाइड नहीं कर सकता कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा। Am I making any sense? Yeah. तो आपका सारा ध्यान और सारा फोकस होना चाहिए कि क्लाइंट को क्या फायदा होगा आपसे जुड़ के। Okay. क्योंकि मेरे को तो मालूम है, अगर मेरे को जुड़ा तो मेरा लेट से 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी मेरा बुक डिजाइनिंग का फीस है, या 50,000 जो भी मेरी बुक डिजाइनिंग की फीस है, मेरे को इतना बुक डिजाइन का पैसा मेरे को मिल जाएगा। मेरे को तो मालूम है कि कोई नया प्रोजेक्ट या क्लाइंट आएगा तो मेरे को क्या फायदा होगा, मगर क्या क्लाइंट को मालूम है कि प्याली से जुड़ के उसको क्या फायदा होगा? अगर मालूम नहीं है तो प्याली इज जस्ट अनदर डिजाइनर इन मार्केट वेयर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर डिजाइनर्स। आप गूगल के ऊपर डालो बुक डिजाइनर, आप फाइवर के ऊपर डालो बुक डिजाइनर, लाइन लगा के आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। फिर मैं प्याली से क्यों बात करूं जब प्याली इतनी महंगी है? हेलो, राइट। जैसे ही आप कॉन्वर्सेशन को डिजाइन से हटा करके सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ग्रोथ के ऊपर लेकर के जाते हो, वो अचानक से जो है ना क्लाइंट को आपकी प्राइसिंग दिखनी बंद हो जाएगी, प्राइसिंग सुनाई देनी बंद हो जाएगी कि ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा है। उसका दिखना शुरू हो जाएगा कि अगर प्याली ने मेरे को हेल्प करी तो मेरे को यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, कौन कौन सी जगह से मेरे को ऐसे लीड्स आ सकते हैं जिसका मेरा एक्सेस ही नहीं है, मैं इस बुक को डिजाइन करवाने के बाद कहां कहां पे किस किस तरीके से यूज कर सकता हूं ताकि आई स्टार्ट एंजॉइंग बेटर क्रेडिबिलिटी, मोर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मेरे को दिखने लग जाए। अगर आप इन चीजों के बारे में बात करते हो, आपकी प्राइसिंग सडनली उसके लिए पीनट्स रह जाएगी एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू पे यू दैट प्राइस। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग मोर सच क्लाइंट्स, यू कैन रेज योर प्राइस द वेरी नेक्स्ट डे। इज दिस कन्वर्सेशन मेकिंग एनी सेंस फॉर पियाली एंड फॉर एवरीबॉडी एल्स? So it is making sense, but I tell you what sometimes what the issue that I face. So if it's a known client, of course one can go and discuss and say that what value I can add, what sales, how it can increase the revenue or benefit the other company. However, if it's a pitch where others are also pitching, where you don't get onto that level where you can directly speak to the client. So there are 5 other people who are say pitching for it, and that is where publisher से बात कर रहे हो, अगर आप पब्लिशर से बात कर रहे हो तो मैंने अभी आपको बोला कि ऐसी मार्केट में compete कर रहे हो जहां पर आपको कमोडिटाइज किया जा चुका है, क्योंकि पब्लिशर को फर्क नहीं पड़ता सेल आएगी कि नहीं आएगी, पब्लिशर को अपने पैसे मिल रहे हैं कि उसको 500 कॉपी छाप के दे देनी है। So then in that case you will have to probably move out of this market and start targeting your clients directly. यहाँ से जो बिजनेस आ रहा है वो आप उठा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पर आप कमोडिटाइज कर दिए गए हो क्योंकि उसी पब्लिशर के पास आपके जैसे 5, 10, 20 डिजाइनर्स और हैं जो कि आपसे कम प्राइस में करके दे रहे हैं, और उनका डिजाइनिंग स्किल्स भी हो सकता है आपके जैसी हो सकता है आपसे बेटर हो सकता है आपसे खराब हो, मगर पब्लिशर कह रहा है कि मेरे को इसके खराब लेवल के ऊपर भी मेरा काम हो जाएगा। राइट। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे को क्लाइंट ने इतने लाख रुपए देने हैं, एक्स बंदा डिजाइन करे या प्याली डिजाइन करे, प्याली को मेरे को 50,000 रुपए, लाख रुपए, 2 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे तो मेरे प्रॉफिट से जाएंगे। मेरे पीछे क्लाइंट से बात होगी कि इतना पैसा लगेगा, तो फिर मैं प्याली को ज्यादा पैसे देकर के अपना प्रॉफिट क्यों खराब कराऊं मैं? हेलो, तो आप देखो कि मैं आपको डीपर साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर लेकर के जा रहा हूँ कि आपका पब्लिशर क्या सोच रहा होगा
and it is about understanding the psychology of the person who has to pay you. Hello. Okay. So now, apart from this angle, you need to start focusing on other opportunities where जिस person ने pay करना है, अगर आप directly उसके पास पहुंच जाओ, जिसने अपने लिए coffee table बनवानी है, अब वो क्या कहेगा कि मेरे को डिजाइनर थोड़ी चाहिए, मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे को डिजाइन कर दे, मेरी किताब प्रिंट करवा दे, मेरी किताब जो है डिस्ट्रीब्यूट करवा दे। अब पहली कहेगी मेरे को तो सिर्फ डिजाइनिंग करनी आती है, मेरे को तो बाकी और कुछ आता नहीं है, देख लो आपने क्या करना है अपने हिसाब से, मेरे से सिर्फ डिजाइन करवा लो। इसका मतलब अगर आप उसकी पूरी एंड टू एंड हेल्प नहीं कर सकते तो फिर आवर प्रोपोजिशन वुड बी वीकर। राइट। आपको जो है पूरा बिजनेस मॉडल आपको ध्यान से रीथिंक करना पड़ेगा, एंड इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट यू नीड टू ऑल्टर इट अ लिटिल बिट हियर एंड लिटिल बिट देयर। अब इसको उल्टा कर सकते हैं, इतने अपने कैरियर के अंदर आप दर्जनों पब्लिशर्स के साथ कनेक्टेड हो, अगर लीड आपके पास आती है, आपको मालूम है इसकी बुक की क्या रिक्वायरमेंट है, अब आप पब्लिशर से बोल सकते हो कि क्या प्राइस लोगे इसका और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपका मार्जिन कितना लोगे, क्या करोगे, कहेगा हाँ, सारा का सारा प्रोजेक्ट बदल गया। अब पब्लिशर आपके पीछे भागेगा, अब आप 5 पब्लिशर को आपस में कंपेयर करा दोगे, आपकी पोजीशन चेंज हो गई, आपके मार्जिन बेटर हो गए, आपने बेटर मार्जिन बेटर प्रॉफिट कमा लिया। Instead of you having to run after 5 publishers, now 5 publishers will start running after you. How and why? Because now you have direct access to client and they want to get your business. Hello? Is this making any sense? Yeah, to some extent, meaning the distribution part is something that I'm not, it's a completely different ball game. Like I can do all इसके अंदर अगर आपका ये कोर बिजनेस है तो आपको कहाँ जाना है मालूम है? आपको जाना है दरियागंज। लाइन लगा के वहां पे हजारों वहां पे पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता, अरे किसी 1-2-4 पब्लिशर को तो जानते होंगे जो आपसे थोड़े से फ्रेंडली होंगे, उनसे पूछ सकते हो कि मेरे को ये किताब डिस्ट्रीब्यूट करानी है, कैन यू सजेस्ट ए नेम ऑफ ए गुड डिस्ट्रीब्यूटर? बोलेगा हाँ, इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, इसके पास चले जाओ, फोन करके अपॉइंटमेंट लो, आई हैव ए प्रोजेक्ट एंड माय क्लाइंट इज लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। क्योंकि अब आप उसको बिजनेस दे रहे हो, वो खुद आपसे मिलने के लिए आ जाएगा। That means we should try to link our product with the client's growth, either by providing additional services. अगर अभी तक ये पॉइंट किसी को क्लियर नहीं था तो मेरे को भगवान जाने कैसे बिजनेस में थे आप। सबके लिए बात कर रहा हूं मैं, ये जो प्रदीप जी ने समराइज करा है बहुत ही अच्छे से समराइज करा है। अगर किसी को भी ये पॉइंट क्लियर नहीं था कि मैं जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा हूं, अगर वो क्लाइंट की ग्रोथ से आप रिलेट नहीं कर सकते, उसको क्लाइंट के नजरों में कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वो कमोडिटाइज करके आपको 4 लोगों से कंपेयर करेगा, जहां से सस्ता मिलेगा वो वहां से खरीद लेगा, क्योंकि उसकी पूरी बाइंग साइकोलॉजी मैंने अपने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस करी हुई है, और 1-2 बारी नहीं, बहुत सारी बारी डिस्कस करी हुई है। याद है सबको, या दोबारा से एक बारी फटाफट से रिपीट कर दूं? कर दो सर, समरी में। ओके, सो आप कहते हो कि मैं जब भी किसी को कुछ बेचता हूं वो मेरे को बोलता है प्राइस रिड्यूस कर दे, और आप साथ में उसको ये भी कहते हो कि मैं उसको क्वालिटी बोलता हूं, उसको क्वालिटी समझ में ही नहीं आता, उसको क्वालिटी की पहचान ही नहीं है, उसको क्वालिटी की पहचान ही नहीं है कि एक हायर क्वालिटी प्रोडक्ट और एक लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस क्या है। क्या आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? Yes. इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट बुद्धू है, इसका मतलब यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या बताना है और कैसे बताना है। क्योंकि अगर वो कुछ करोड़ों रुपए का या कुछ टेंस या हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस अगर वो रन कर रहा है तो बुद्धू तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर आपने कोई चीज समझाने की कोशिश करी, सामने वाले को समझ में ही नहीं आई, सामने वाले को समझ में ही नहीं आई, तो इसका क्या मतलब है? समझने वाले की गलती है या समझाने वाले की गलती है? समझाने वाली। अब आप कहोगे मैं जब 50 लोगों को समझाता हूँ, 5-6 लोगों को तो बात आराम से समझ में आती है, बाकी 45 लोगों को बात समझ में ही नहीं आती। अगर मैं 50 लोगों से बात करता हूं तो इसका क्या मतलब है? या तो वो लोग क्वालिफाइड नहीं है या आपको बात करनी नहीं आती। तो आप देखो कैसे सारे के सारे डॉट्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, कितना कंफ्यूजन होता है माइंड के अंदर लाला जी के। कैसे मैं उसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करके उसको मैं आपको बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, आपको किस किस फैक्टर के ऊपर कैसे काम करना है। आनंद जी, आप हो क्या सेशन के अंदर? यस सर, गुड मॉर्निंग। आपने अभी, हाँ जी गुड मॉर्निंग, आपको कौन से पॉइंट के ऊपर आपको लगा कि मैं जो है लॉजिकली ठीक बात कह रहा हूँ? आपने कमेंट लिखा था, थैंक यू फॉर दैट कमेंट, बट आपको कौन सा पॉइंट या कौन सा एस्पेक्ट के ऊपर आपको लगा कि दिस इज वेरी यूजफुल? This is basically what we face every day. You're going very deep into each element of the problem which we face. Yes.
तो व्हाट इज द टेक Going very फॉर micro. यू एंड फॉर यस, क्योंकि जब तक लाला जी को मालूम नहीं होगा ना कि गलती हो कहां पे रही है, वो कभी ठीक भी नहीं हो पाएगी। तो आपको सिंपल लेवल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, मैंने इस साइंस को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आराम से समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरे सेशन के अंदर मान लो 50 लोग हो, 100 लोग हो, 5000 लोग हो, अगर वो क्वालिफाइड होंगे तो सबको बात समझ में आएगी। हाँ, लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हर एक का अलग अलग लेवल के ऊपर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन हिज अवेलेबिलिटी, डिपेंडिंग ऑन हिज टीम, डिपेंडिंग ऑन XYZ, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, मगर सबको समझ तो आना चाहिए ना। अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो कभी इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया कि हम अपना बाइंग फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं? हमने एक एक करके दोबारा से चलते हैं, आई लॉस्ट ट्रैक समवेयर इन बिटवीन। पहला था कि हम लीड्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारी स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हैं लीड्स को बढ़ाने की, जनरेट करने की। देन था कन्वर्जन रेशो कैसे बढ़ा सकते हैं। सो पहले को जो मैं क्वेश्चन का आंसर कर रहा था, दैट बिलोंग टू कन्वर्जन रेशो कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर मैंने 3 अलग अलग पॉइंट्स बताए थे कि आपकी सेल्स पिच को इंप्रूव करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को इंप्रूव करना पड़ेगा, फॉलोअप को इंप्रूव करना पड़ेगा। ओके, ये 3 फैक्टर्स जो है आपके कन्वर्जन रेशो को पुश करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट था एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है। नाउ कैन यू गाइस टेल मी कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैसे बढ़ाई जा सकती है? एनी थॉट्स, एनी आइडियाज? सर फोकसिंग ऑन द हाई टिकट वैल्यू। इसको हम बोलते हैं अपसेलिंग करके। हाँ, इसको बोलते हैं अपसेलिंग करके। अपसेलिंग कैसे करी जाएगी? अपसेलिंग तो प्रोडक्ट ऐड हो गया, अपसेलिंग तो प्रोडक्ट ऐड हो गया। वेट, मैं एक बार अपनी डेफिनेशन बताता हूँ कि अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग की डेफिनेशन क्या है, सो दैट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी ऑन द सेम पेज। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी डेफिनेशन अलग हो, मेरी डेफिनेशन अलग हो और हम दोनों आपस में कहीं गैप आ जाए अंडरस्टैंडिंग के अंदर। सो लेट अस से आपको एक फोन लेना था, आप फोन लेने के लिए गए और आपका लगभग 50-55 हजार का बजट था। तो आपने उनको बोला कि मेरे को एक अच्छा फोन दिखाओ। तो उसने आपसे फोन बोला कि सर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक मॉडल है या वुड यू वांट मी टू रिकमेंड ए मॉडल? तो आपने बोला ऐसा कोई स्पेसिफिक मॉडल नहीं है, आप ही बता दो। तो उसने आपसे पूछा कि आप फोटोग्राफी कितनी चाहिए होती है, या आपका यूजेज क्या होता है, वीडियोस या रील्स या क्या बनाने में आपका इंटरेस्ट होता है ज्यादा, या क्या चीजें आप ज्यादा बनाते हैं? तो आपने कहा हाँ, फोटोग्राफी भी कर लेता हूँ, मेरे को शौक है, लोग मेरे को घेर लेते हैं कि मेरी फोटो खींचो, तो स्पेस वगैरह चाहिए होगी, ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा। तो आपने बोला कि मेरे को जो है ना 128 GB का फोन जो है चल जाएगा। तो जब आपके पास से ये इन्फॉर्मेशन सेल्स पर्सन ने ले ली, तो उसने बोला कि सर कभी आपने ऐसा फेस करा था कि फोन की स्पेस भर गई और फिर जब आप कोई फोटो या वीडियो बनाने लगो और वहां पर आ जाए कि स्पेस फुल, या फिर उसका फिर बैकअप लो, इधर आपको पेन ड्राइव में डालो, उधर हार्ड ड्राइव में डालो, या क्लाउड पे बैकअप लो, या फिर गूगल आपको बोल रहा है कि तुम्हारे को 15 GB की स्पेस खत्म हो गई, अब तुम्हारे को 100 GB वाली लेनी पड़ेगी, वहां पर बोलेगा पेमेंट करो। आपने कहा हाँ यार, हुआ तो है ऐसे। तो फिर उसने बोला कि सर ऐसा एक काम करो, आप 128 GB का मत लो, आप 256 GB वाला ले लो आप। तो इससे क्या होगा कि आपका फोन जो है ना आराम से 2-3-4 साल निकाल जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी शौक नहीं है चेंज करने का, तो 2-3 साल आराम से निकाल जाएगा फोन। तो आपने कहा हाँ यार, बात तो ठीक कह रहे। तो अभी क्या हुआ, आप गए थे फोन 128 GB का लेने के लिए, उसने लॉजिकली आपसे बात करके आपको बोला कि यार एक काम करो, आप 128 की जगह 256 GB का ले लो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपसेल। अपसेल का क्या मतलब होता है कि जो भी आप माल लेने गए थे उसी की कैटेगरी में हायर प्राइस का माल आपको बेच दिया गया, समझदारी के साथ में, पेला नहीं गया, आपसे बात करके आपको समझदारी के साथ में सुझाया गया, सजेस्ट करा गया और आपको बात ठीक लगी, आपने खरीद लिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अपसेलिंग। ओके पुनीत, क्या ये बात समझ में आ रही है? आर वी ऑन द सेम पेज? सर परफेक्ट, यस। ओके, अब हम बात करते हैं क्रॉस सेलिंग की। क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब होता है कि अभी आपने फोन खरीद लिया, उसने बोला कि सर आप 50,000 रुपए का बजट लेकर के आए हो, आप एक काम करो 53,500 रुपए खर्च कर लो, 128 की जगह आपको 256 GB का फोन मिल जाएगा। तो अपसेलिंग का मतलब ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दी उसने। अब उसके बाद उसने क्या करा कि बोला सर आपने बहुत अच्छा फोन लिया है, तो इसका ना स्क्रीन गार्ड ले लो, इसका फ्लिप कवर ले लो, फोन का इंश्योरेंस ले लो, आपका ऑफिस और घर में कितना डिस्टेंस है? तो आपने बोला कि हाँ लगभग 15-18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा है पास्ट में कि आप ऑफिस से घर चार्जर ले गए थे और ऑफिस में रह गया और घर में आपको चार्ज करने में दिक्कत आई, और वाइस वर्सा? तो उसने बोला नहीं मेरी तो वाइफ का भी है, उसका भी सी टाइप है, मेरे तो बच्चा उसका भी सी टाइप है। फिर उसने बोला सर ये बात तो ठीक है सी टाइप है, मगर ये जो नया फोन आप ले रहे हो ये क्विक चार्ज 3.5 या 3.0 मॉडल का है, अगर आपने इसके अंदर क्विक चार्ज 2.0 लगा दिया या 1.0 लगा दिया तो आपका फोन फूक सकता है। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू यूज एनी अदर सी टाइप चार्जर जस्ट बिकॉज इट इज अ सी टाइप चार्जर। आपको देखने सी टाइप चार्जर के अंदर वेरिएशन आते हैं मल्टीपल टाइप के। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एडिशनल चार्जर रख लो ऑफिस के लिए। आपको ये बात लॉजिकली सही लग रही है या गलत लग रही है? अब आप कह रहे हो कि मैंने 55,000 का फोन लिया है, एक 500 या 1000 रुपए के चार्जर के पीछे मैं पूरे फोन को फूक जाने का थोड़ी मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो आपने कहा चल ठीक है दे दे। या फिर वो ये कहेगा कि सर फोन तो शायद नहीं फूकेगा, चार्ज तो हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे चार्ज तो मैंने करा है, पहले भी कई बार करा हो जाता है। तो आपको ये बोलेगा सर चार्ज तो हो जाएगा, मगर क्विक चार्ज 3 की जगह पर अगर आप क्विक चार्ज 2 लगाओगे या 1 लगाओगे, आपकी बैटरी लाइफ सिवियरली डिटेरियोरेट कर जाएगी।
तो आपको अब घबराहट होगी, हाँ यार मैं 500 रुपए 1000 रुपए बचाने के चक्कर में अपना फोन से थोड़ी रिस्क ले लूंगा, 55,000 का फोन अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद वो कहेगा सर कि कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी ट्रैवल कर रहे हो, फोन के अंदर बैटरी खत्म हो गई है और दिक्कत आ गई आपको? कहा आपने कहा हमेशा तो नहीं होता, वैसे तो मैं चार्जर रखता हूँ, हाँ इक्का दुक्का कभी हुआ हो। सर तो बस उसी इक्का दुक्का रीजन की वजह से या तो आप मेरे से कार चार्जर ले लो या एक पावर बैंक ले लो। उसने पावर बैंक भी बेच दिया आपको। तो अब आप मेरे को बताओ कि घर से आप पावर बैंक लेने निकले थे, कार चार्जर लेने निकले थे, फ्लिप कवर लेने निकले थे, फोन का इंश्योरेंस लेने निकले थे? नहीं जी, आप घर से फोन लेने निकले थे, मगर उसने लॉजिकली आपके साथ बात करके आपको फ्लिप कवर भी बेच दिया, स्क्रीन गार्ड भी बेच दिया, इंश्योरेंस भी बेच दिया, एडिशनल चार्जर भी बेच दिया, बैटरी बैंक भी बेच दिया और कार चार्जर भी बेच दिया। कभी हुआ आप में से किसी के साथ में, या ये सारे या इसमें से कुछ चीजें आप फोन के साथ लेकर के ही घर वापस आए हो? हेलो, बहुत यस सर। सर आईपैड लेने गया था, उसका स्क्रीन गार्ड, उसका वो कवर सब बेच दिया उसने। हाँ, मोबाइल लेने गए, उसका फोन लेने गए इंश्योरेंस। थे, उसने मेरे को वॉच दे दी, साथ में खरीदवा दी, हाँ मेरे को कीपैड दे दिया साथ में, आईपैड के साथ कीपैड दे दिया। हाँ, तो अब आप देखो, दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेलिंग। तो आपको साइंस समझ में आ रही है? अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग। ओके, यस प्याली, यस प्याली। तो अब आपके धंधे में आप क्या कर रहे हो? एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब लाला जी को मालूम नहीं है, लाला जी को खुद से कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जब चीज खुद समझ में नहीं आती तो हम उसका एस्केप रूट ढूंढते हैं। अबे तू करता क्यों नहीं है, करता क्यों नहीं है, कर क्यों नहीं रहा? फिर हम कहते हैं कि सेल्स टीम अलाइन नहीं होती है। अरे भाई, उनको ये नहीं बोलना कि तू क्या करेगा, उनको बोलना है कि तू ये कर। हेलो, इज दिस मेकिंग एनी सेंस? यस सर। ये सारी सेंस सिर्फ एक ही जने को आ रही है, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं पड़ता क्या? Yes, it is making sense. अरे तो बोलो ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं दीवार से बात कर रहा हूँ अपने सामने। सो देखो कितना आसान होता जा रहा है ना, पूरी पूरी आपको साइकोलॉजिकली आपको और माइंड में कितनी क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अभी अभी आपने देखा एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपने बढ़ा दी इसके अंदर। अब आ जाता है बाइंग फ्रीक्वेंसी। बाइंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मच मोर कैन यू इनवाइट टू सेल, दैट मींस रीसेलिंग के ऊपर बात आ जाती है। आप उसको क्या क्या चीजें और बेच सकते हो और कितनी बार बेच सकते हो। क्या इसके ऊपर थॉट क्लैरिटी है? या इसके अंदर भी बताऊं कि रीसेलिंग में आप क्या क्या बेच सकते हो, कैसे कैसे बेच सकते हो, रीसेलिंग की स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी? ये भी बताया था सर आपने क्लास में। बहुत बारी बताया है। आज चांस की बात है कि सब कुछ मैंने इकट्ठा एक ही सेशन में बता दिया, जो सारा मैं अपना पेड सेशन के अंदर बताता हूँ पूरी साइंस। समहाउ पता नहीं क्यों मैंने सारी की सारी साइंस इकट्ठी प्लेटर के ऊपर रख के आपको आज ये फ्री सेशन में दे दिया। सर एक आई एम फीलिंग लाइक लुट गया मैं। सर आपकी हैंड होल्डिंग के बिना कुछ नहीं इंप्लीमेंट होना। हाँ वो बात सर तो लुटे है, नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। पता नहीं मैं भावनाओं में बह गया आज, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप हमेशा करते हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार करते। सर सीख हाँ, भले बाकी- कितना भी लेवे सर, आपके 5 मंथ्स के बिना इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। वेल स्मार्ट लोग कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैंने तो आपका कोई सेशन नहीं अटेंड करा, मैंने सिर्फ वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट देख के मैंने एक मेरे को मैसेज आया, कहते सर आपसे बात करनी है, 1 मिनट के लिए बात हो सकती है? मैंने कहा हाँ हो सकती है ना, कॉल कर लो मेरे को इतने बजे। कॉल आया, कॉल कहते ही थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं पहचान ही नहीं पा रहा यार ये कौन बंदा है, कौन बंदा है। कहते सर मैंने आपकी आज तक कोई सेशन अटेंड नहीं करा, आपका मैंने वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट का एक वीडियो देखा था। कहते सर मेरे को 58 लाख रुपए का बिजनेस आ गया। मैं आई वाज सो थ्रिल्ड यार, वाओ मजा आ गया सुन के। ओके सो बच्चे Sir, आपने कुछ query है मैसेज इस पे। भेजा था, वो तेजी से निकल गया। हाँ Yes, जी, I पुलिस have जी a आपके पास। question. हाँ जी बताओ। So, the business that I am in, for example, I do wedding photography and films. So over there, reselling is it's a very questionable thing because of course, एक हाँ कि बार शादी हो गई, अब उसकी हर साल थोड़ी शादी करवाऊंगी कि मेरे exactly. इसका तो मतलब हमारे को सोचना नहीं आ रहा, और माइंड गोज कंप्लीटली नम एंड ब्लैक कि मैं ब्लैंक की मैं और उसको क्या बेच सकती हूँ। So all the people who got weddings shot with us, when they had their first baby, maternity shoot हमसे करा लिया, वो सब करा लिया. But again, this is something which is a very vague thing. I have to be dependent on them, अब right? पता नहीं बच्चा होगा कि नहीं होगा उनका, Exactly. कब होगा। Exactly. So तो इसका मतलब आप जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंस क्रिएट कर रहे हो, आपके पास अपनी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन रही है। so I want to understand that in a business like mine, what do I resell to them? चलो मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। आपने जैसे वेडिंग फोटोग्राफी का बताया, वैसे एक रियल एस्टेट के मेरे साथ ऐसे बिजनेस ओनर भिड़ गए मेरे साथ। मनोज, व्हाटएवर यू आर टॉकिंग मेकिंग सेंस बट इट इज नॉट मेकिंग सेंस। मैंने कहा हाँ
कि वैसे आप जो कह रहे हो थ्योरेटिकल तो ठीक लग रहा है, प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर ये चीज तो किसी काम की नहीं है। जैसे आपने अभी बोला कि बात तो समझ में आ रही है मगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये होगा कैसे, तो इसका मतलब बेकार है ये। तो फिर मैंने उनसे पूछा आप क्या बेचते हो? कहते हैं मैं रेजिडेंशियल यूनिट्स डेवलपर हूँ और मैं जो है घर बनाता हूँ और बेचता हूँ। तो किसी भी प्रोजेक्ट में 150, 200, 300 घर होते हैं। और कहते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कि 30-40 साल के अंदर मैंने देखा है कि एक आदमी या एक कपल लाइफ में एक या हद से ज्यादा 2 घर खरीद लेता है, और एक से दूसरे घर के बीच में अगर वो ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है तो खरीदता नहीं है, अगर ट्रांसफरेबल जॉब होगी तो रेंट के ऊपर इधर उधर शिफ्ट करते हैं। दैट इज नॉट द बिजनेस आई एम इन। बट अगर वो खरीदता है तो नेक्स्ट घर जो होता है वो 10, 15, 20 साल के बाद खरीदता है। तो अब मैं 20 साल वेट करूं और फिर उसके बाद जाऊं उसको? तो मैंने जो जवाब मैंने आपको दिया वही सेम जवाब मैंने उनको दिया कि इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में तो आ रहा है मगर आप इसको सोच ठीक लेवल के ऊपर नहीं रहे हो। अब आप कहोगे ये बात तो आपने भी मेरे को बोली थी बट इसका क्या करूं मैं, मेरे लिए तो ये एडवाइस यूजफुल ही नहीं है। तो अब आपको मैं बताता हूं कि मैंने उनको क्या बताया था कि घर खरीदने के बाद इमीडिएटली बाद उनको क्या क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चाहिए होती हैं, उनमें से आप क्या कुछ और ऑफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदने का डिसीजन होने के बाद क्या उसको लोन चाहिए? आपको मालूम है कि अगर 1 करोड़ का घर है तो उसमें अप टू 80, 85, 90% तक फंड मिल जाता है, आपको बैंक फाइनेंस कर देते हैं। तो आपको ये मालूम है कि बैंक जिसके थ्रू फाइनेंस का ये डील आता है उसको 1 से 1.5% तक की कमीशन देते हैं। इसका मतलब अगर 1 करोड़ का घर का लोन है, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग, 1-1.5 लाख रुपया सीधा सीधा आपकी जेब में आ रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कितने लोग फंड लेते हैं, कितने लोग फाइनेंस कराते हैं रेजिडेंशियल यूनिट? कहते हैं नियरली 70-80%। तो अगर 70-80% लोग करते हैं, 70-80 से लेकर 1.5-2 करोड़ तक का एडिशनल आपके पास रेवेन्यू आ रहा है। और इसको करने के लिए करना क्या है आपको? सिर्फ उसे पूछना है कि अगर आपको फाइनेंस कराना है तो मैं आपको एक्स पर्सन से बात करता हूं, हमारे पास 5 बैंक्स हैं जो फाइनेंस करते हैं, 5 में से कोई भी फाइनेंस करे क्योंकि लीड यहां से जनरेट हुई है उसका कमीशन इनको मिल जाएगा। सेकेंड, उसके बाद लोन के ऊपर जो है, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बात होती है, बैलेंस ट्रांसफर के ऊपर बात होती है, वहां से आपकी कमीशन बन सकती है। दूसरा, उसके बाद जब घर की ओपनिंग होगी तो केटरर चाहिए होगा। और घर की ओपनिंग से पहले इंटीरियर कराना होगा जिसमें मॉड्यूलर किचन बनवाना होगा, जहां पर फर्नीचर चाहिए होगा, अप्लायंसेस लगाने पड़ेंगे, वार्डरोब बनवाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ना। अब आपके पास यहाँ पे 300 यूनिट्स है, आपको मालूम है 300 यूनिट्स जब बिक जाएंगे 300 के 300 को ये सारा चाहिए होगा। कैन यू डू सम स्ट्रेटेजिक टाई-अप्स एंड हैव ए प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल विद देम? कहता है सर मजा आ गया, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में मैंने। और ऐसे ही मेरे को एक क्लाइंट ने प्राइवेट एडवाइजरी के लिए मेरे को हायर करा था, सो आई वेंट टू कैलकाटा टू मीट दिस पर्सन। अब वहां पर एग्जैक्टली सेम चीज मैंने उनको बताई। कहते हैं कि हमने ना एक सैंपल यूनिट बनाया हुआ है अपने रेजिडेंशियल जो हमारी यूनिट्स हैं। तो सैंपल यूनिट के अंदर मैंने देखा बहुत ही सुंदर बना हुआ था, 1 BHK था, मगर ऑब्वियसली डिजाइनर का जॉब था। जैसे पीएलई कहते हैं कि मैं अच्छी किताब डिजाइन कर सकती हूँ, तो वैसे वो भी उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर से प्रोफेशनली काम करवाया था। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मैंने उनको ये पूछा कि मैंने कहा क्या कभी लोग आपसे पूछते हैं कि जो आपने इंटीरियर कराया हुआ है अगर मेरे को विदाउट एनी मॉडिफिकेशन या माइनर मॉडिफिकेशन एग्जैक्टली सेम इंटीरियर करवाना है, जब मैं आपसे यूनिट खरीद लूंगा तो क्या आप मेरे को करवा के दे सकते हैं, इसका क्या प्राइस रहेगा? कहते हैं सर मेरे को मालूम ही नहीं है, मेरे को मालूम ही नहीं है कि ये ऐसे होगा। मैंने कहा कौन यहाँ पे फ्लोर के ऊपर सेल्स का हेड कौन है, यहाँ पे सेल्स कौन, सीनियर सेल्स पर्सन कौन है जिसके पास डेटा मिल जाएगा? तो उन्होंने बुलाया उस XYZ जो भी उनका नाम था। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या जब लोग आते हैं सैंपल यूनिट चेक करते हैं तो क्या किसी ने आपसे पूछा है कि सर मेरे को अगर एग्जैक्टली सेम इंटीरियर चाहिए हो तो क्या पैसा लगेगा? कहते हैं हाँ सर पूछते हैं लोग। मैंने कहा 100 में से कितने लोग पूछते हैं? कहते हैं 30 से 35 तो पूछते ही हैं। तो मैंने कहा आप क्या बोलते हो? कहते हैं नहीं ये सब अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पर, आपको अपना देखना पड़ेगा, हम आपको फिर ये आपको 4 दीवारी बना करके दे देंगे। तो अगर आपकी 300 यूनिट्स है उसमें 35% लोग पूछ रहे हैं तो नियरली 100-110 यूनिट्स के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर मान लीजिए कि एवरेज प्राइस पॉइंट इसका जो है 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए है, तो आप देख रहे हो 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 115, 110 कितना हो गया? ये 10 करोड़ रुपए का काम हो गया। ये 10 करोड़ 12 करोड़ जो भी नंबर आएगा उसका काम हो गया। ये एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल प्रॉफिट ही तो आएगा। क्या आप आज से मकान छोड़ के आप मॉड्यूलर किचन बनाना शुरू कर दोगे? नहीं जी। इंटीरियर करना शुरू कर दोगे? नहीं जी। काम जिसने करना है उसने ही करना है। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। सर ये आप एल्कोव की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी, ये आप एल्कोव की बात कर रहे हो क्या?
लेट अस नॉट नेम एनीवन, मैं पॉइंट सिर्फ इतना सा बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि 12-15 करोड़ का अगर ये नया बिजनेस जनरेट हो रहा है, अगर 10% प्रॉफिट आपको मिलता है तो आपका 1.25 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया एडिशनल आपने पॉकेट कर लिया, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लाइंट इंटरफेसिंग के लिए आपको एक कोऑर्डिनेशन के लिए टीम चाहिए। तो क्या टीम आपकी 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी क्या? 2 लोगों की, 3 लोगों की, जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन करना है कि सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं करना, ओवरसी करना है सिर्फ। तो ऐसे करते करते जब मैं उनके साथ बैठा, हमने 70 प्लस अलग अलग आइडेंटिफाई करी कि क्या क्या चीजें आपके लिए पॉसिबल हैं, करना है या नहीं करना, ये डिसाइड आपने करना है। मगर देयर आर 70 प्लस डिफरेंट आइटम्स दैट पीपल वुड इवेंचुअली बाय आफ्टर डिसाइडिंग टू बाय यूनिट फ्रॉम यू। इवन पंडित जी जो आएंगे मुहूर्त के ऊपर, तो आप कहोगे सर पंडित जी 2100 रुपए लेंगे, क्या उससे भी प्रॉफिट शेयर डाल लूं? मैंने कहा डाल लो, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग क्या डालना है, अपने 4 पंडित रख लो, बोलो जितनी होएगा तुम सैलरी के ऊपर रहोगे, पैसे मैं चार्ज करूंगा। मजाक कर रहा हूं, ऐसा कोई बात हुआ नहीं था, बट मैं वैसे कह रहा हूं कि अगर आप देखोगे ना इसके अंदर कि आप देखो कितनी अपॉर्चुनिटीज निकल करके आती हैं, सिर्फ हम सोच ही नहीं रहे होते उस तरीके से। So Bhakti, is this conversation making sense? Is it forcing you to think differently from what you were thinking 5 minutes ago? Yes, I mean, we have been working as a wedding industry. We have been working on similar things, but I used to always let it go, thinking that यार इनका क्यों मैं ले रही हूँ part, let it be like that. But now when I'm putting 2 plus 2 together, I think it'll make a big chunk of amount for myself. Absolutely. Yeah. Absolutely. Puneet, you have raised hand. You can come in. सर मेरे को तो लगा ये मेरी स्टोरी चल रही है। वी आर इन विंडोज एंड वी आर इन आउटडोर फर्नीचर। तो जो अपसेल क्रॉस सेल की जो स्टोरी है, किचन्स, वार्डरोब्स एंड एवरीथिंग, लाइटिंग एंड ऑल, इट सीम्स लाइक एब्सोल्युटली सेट टू मी। बस सर इसमें एक चीज हो जाती है कि जैसे हम किसी को रिकमेंड करते हैं, हाउ दे आर डिलीवरिंग एंड क्या क्लाइंट एक्सपीरियंस। ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ग्रेट पॉइंट दैट यू हैव रेज्ड। तो इसका मतलब जिनसे आप टाई अप करोगे, यू डोंट हैव टू टाई अप विद एनी एंड एवरी टॉम, डिक एंड हैरी। आपको टाई अप ही आपको उस लेवल के ऊपर करना है जो इस लोड को हैंडल कर सके विदाउट यू हैविंग टू वरी अबाउट कि कहीं ये काम खराब ना कर दें। तो ये जैसे स्ट्रेटेजिक टाई अप है, इट इज लाइक डीलरशिप और समथिंग जेवी और समथिंग एल्स। ऐसा है कि इसके अंदर जो है ना पार्टनरशिप्स, एफिलिएशंस और स्ट्रेटेजिक टाई अप्स के अंदर जेवीएस वगैरह कुछ भी हो सकता है अलग अलग लेवल के ऊपर, उसकी स्लाइटली डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। मगर माय पॉइंट इज कि हम अपने आप को टर्मिनोलॉजी में क्यों उलझाएं। हम तो ये देख रहे हैं भैया मेरे पास 15 करोड़ का बिजनेस है, तेरे को चाहिए? हाँ चाहिए, क्या देगा मेरे को? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, कल से स्टार्ट कर दो। मैं चाहता हूं कि तेरी डिलीवरेबल्स में ये चीजें हो, तेरे को इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर एक भी कोई क्लाइंट ने मेरे को बोल दिया कि भैया ये गलत है इसका काम, मैं तेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। एंड आई डोंट केयर व्हाट यू आर शेयरिंग और व्हाट यू आर नॉट शेयरिंग, बट आई वुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू विद यू बिकॉज माय बिजनेस विद माय क्लाइंट्स एंड माय रिलेशनशिप विद माय क्लाइंट्स इज प्रायोरिटी फॉर मी, नॉट यू। क्या ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है? यस, परफेक्ट, कर लेते हैं सर। एक शेयरिंग भी है, बताओ जी। कल राजीव जी से एआई एजेंट का डेमो लिया था जी। मेरे को तो लगा कि मतलब रियली अमेजिंग एंड ऑसम वर्क है। मतलब एवरीथिंग, मतलब इट इज नॉट अबाउट क्लाइंट, इट इज अबाउट क्वेश्चंस, इट इज अबाउट, मेरे को तो लगता है मतलब 50% या 30% टीम रह जाएगी। मतलब इनसाइड सेल्स में इतने लोग हैं, मतलब और मतलब रियली मतलब ऑसम प्रोडक्ट है। वी आर गोइंग फॉर। Yes, great, congratulations, great decision, and absolutely yes, आपको ये देखना है कि आपका डिपेंडेंस जो है ना सेल्स टीम और सेल्स टीम के मूड, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी से खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसको मूड ही नहीं सेट आता। सर आज आपने ऐसा बोल दिया, आज मेरा मन नहीं है काम करने का। हाँ, और एक चीज और मैं बताता हूँ, मेरे को किसी ने शेयर करा था कि सेल्स पर्सन की करंट कॉल उसकी नेक्स्ट 4 कॉल्स को इम्पैक्ट करती है। अगर ये कॉल उसकी खराब हो गई तो देयर इज ए वेरी हाई लाइक्लीहुड कि अगली 3, 4, 5 कॉल्स भी बर्बाद ही होंगी। सर घर से किस मूड पे निकला उस पे भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो अब अगर आप ये देखते हो, मैं अपना जैसे पूरा फुल वर्कशॉप के अंदर जैसे मैं डिस्कस करता हूँ, तो आज क्योंकि चल रहा है तो मैं आई एम नॉट होल्डिंग एनीथिंग बैक। लेट मी जस्ट टॉक अबाउट सेल्स पर्सन साइकोलॉजी, कि उसको आपको कैसे एड्रेस करना है, उसको आपको कैसे देखना है। कि अल्टीमेटली सेल्स पर्सन इज ऑल्सो ए पर्सन, ओके, मैन, वुमन, जो भी हो सकता है। अब आप ये देखो कि एवरी पर्सन हैज हिज और हर ओन शेयर ऑफ हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, एक्सवाइजेड मोमेंट्स। अब क्या सेल्स पर्सन को इस चीज की चिंता होगी कि मेरे घर की ईएमआई जानी है, नेक्स्ट मंथ ईएमआई कैसे जाएगी, सैलरी तो आ नहीं रही, या सैलरी लेट हो रही है, या जितनी सैलरी आ रही है उसमें गुजारा तो हो नहीं रहा? क्या
सेल्स पर्सन को इस चीज की चिंता होगी कि मेरे को जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, मेरे को अपनी वाइफ को XYZ चीज दिलानी है, या मेरे को इस टाइम इस साल अपनी फैमिली को कहीं XYZ घुमाने ले जाना है, या फिर मेरे को अपनी लड़की की शादी करनी है, या फिर मेरे को घर खरीदना है, या फिर मैंने घर खरीदा था वो डिले हो गया, मेरा रेंट भी जा रहा है, मेरी EMI भी जा रही है, मैं दोनों तरफ से मरा पड़ा हूं मैं। और ऐसी हजारों चीजें क्या सेल्स पर्सन के माइंड में नहीं होंगी चलती हुई? ऐसी भी चीजें नहीं होंगी क्या कि गांव में मेरे को छत बनवानी है अपने घर की, मेरे को अपना घर पक्का करवाना है, या कुछ ऐसी और बड़ी सारी ऐसी दर्जनों या सैकड़ों या हजारों चीज हो सकती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि जैसे ही उसने आपके ऑफिस के अंदर एंटर करा, ये सारा का सारा माइंड स्विच ऑफ हो जाएगा, अब वो सिर्फ और सिर्फ 100% फोकस रोबोट के तरीके से आपकी सेल्स के ऊपर फोकस करेगा, और उसके बाद 6:30 के बाद वो जो चाहे जैसा चाहे वैसे करे, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। आप मेरे को बताओ कि जब आप ऑफिस में होते हो तो क्या आप खुद स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर पाते हो, या फिर जब आप ऑफिस में होते हो तो घर की चल रहा होता है, मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं आया, मदर इन लॉ क्या बोलेंगी, हस्बैंड मेरा गया हुआ है टूर के ऊपर, ये है, X है, Y है, Z है, आपके दिमाग में चल रहा होता है क्या ये सब चीजों में से, या कुछ ऐसी कोई और चीज जब आप ऑफिस के अंदर होते हो? हेलो? तो जब आपके माइंड में ये सब चीजें चल रही होती हैं तो यू कैन सेफली अज्यूम कि उनके माइंड में भी चल रही होंगी। तो अब उन सारी चिंताओं के, वरीज के बावजूद आप कैसे कह सकते हो कि यार मैंने इसको पैसे दिए 20,000, 25,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, अब बस ये 8 घंटे के लिए मेरा गुलाम है, मैं जो बोलूंगा जैसे बोलूंगा वैसे करेगा? नहीं जी, ऐसा होता नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट हाउ ह्यूमंस थिंक एंड एनी आइडिया अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। सो टू बी एबल टू डू बेटर in your marketing and sales, you have to be a better human psychology, you have to understand better about human psychology, and marketing and sales is nothing but understanding and sometimes, अब मेरा lack of better word जो है इसके अंदर आता है manipulating human psychology। अच्छा वर्ड नहीं है, सुनकर थोड़ा खराब लगता है, मगर it is whatever it is। सर एक एग्जांपल बताना चाह रहा था सर, आपको बड़ी देर से दिमाग में चल रहा है, बताओ। तो जैसे सर अभी मैं रिसेंटली किसी के साथ बैठा था तो हम लोग इन्हीं सब बारे में बात कर रहे थे, तो सामने वाली अपने घर का एक इंसिडेंस बता रही थी कि उसके घर में ना एक्वागार्ड लगा हुआ था, और उसके पास एक सेल्स पर्सन आया, उसने कुछ नहीं पूछा, उसकी दादी, उसकी मतलब मदर इन लॉ घर पे थी, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने बोला कि क्या आपके घर में B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है? तो विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो आजकल सबकी होती है, हर एक कोई होती है, हाँ। और जैसे उसने बोला हाँ है, तो उसने अपना एक्वागार्ड का उससे बड़ा वाला वर्जन उसको दिखा दिया। वो खोल के ले गया और वो लगा के चला गया। सेल्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं अपसेलिंग की, इट इज अबाउट हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि हाउ द न्यू अपसोल्ड प्रोडक्ट वुड बी बेटर फॉर यू। क्रॉस सेलिंग, हाउ द न्यू क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट वुड बी वर्किंग बेटर फॉर यू, फॉर योर एडवांटेज। रीसेलिंग, कि बार बार खरीदने से आपको क्या फायदा होगा। अब सेल्स पिच, सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सेल्स फॉलोअप, इसी चीजों के बारे में ही तो बात करना हुआ, और रिपीटेटिवली बार बार बात करना हुआ। यस सर। सर आपका ये क्रॉस सेलिंग वाला सुन के ना सर, जैसे हम लोग लीड जनरेट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, तो उन्हों के लिए नाउ वी आर आल्सो गिविंग देम CRM टू हैंडल दैट लीड। बिल्कुल ठीक है, मतलब दैट इज नॉट इन हाउस, बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमने 40-50 CRMs का डेमो ले लिया, और उसके अंदर जो भी हमें बेस्ट लगा सर वो, और जो सस्ता भी है, जो कि यूजर की पॉकेट पे भी मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। अल्टीमेटली आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ में लिंक करना है। अगर कर पाओगे तो ज्यादा बिजनेस आएगा। अब आपके माइंड में ये बड़े सारे थॉट्स आ जाएंगे कि मेरा जो पर्सन जिसको मेरे को टारगेट करना है वो तो बिजनेस ओनर है ही नहीं, वो तो उसकी बेचारे की जस्ट शादी हो रही है अभी, उसको मैं कैसे बताऊं कि तेरे को प्रॉफिट हो जाएगा या तेरे को लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट इक्वेशन के अलावा आपको किसी और चीज के ऊपर बात करनी पड़ेगी, या फिर अगर कुछ भी नहीं है बात करने के लिए तो आपको अपसेलिंग, क्रॉस सेलिंग के ऊपर बात करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक टाइप्स के ऊपर बात करने पड़ेंगे। तो आपको देखना है कि वेडिंग फोटोग्राफी के बुक करने के बाद उसको और कौन कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चाहिए होती हैं जहां पर आप उनको हेल्प कर सको बाय करने में, एंड इन रिटर्न दे विल स्टार्ट पेइंग यू समथिंग। जो मैंने आज आपको बताया है यही चीज मैं बहुत सारा पैसा लेकर के पेड वर्कशॉप्स के अंदर या प्राइवेट एडवाइजरी कोचिंग के अंदर बताता हूँ। सो थिंक ऑफ इट एज माई गिफ्ट टू यू। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे, अभी भी यूज नहीं करोगे, so then you're not doing justice with your own business. Yeah. Thank you for that, Manoj. You're welcome. And in the meanwhile, मैं आपको एक अपना WhatsApp कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं करा हुआ। एंड सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरा YouTube है इसके ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली 300 वीडियोस हैं, 290 समथिंग प्लस वीडियोस हैं मेरे। सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू
to subscribe my YouTube channel. I'm sharing the link with you. Just a moment. All right. So with that note, thank you so much for joining in, for getting up early in the morning. और नहा धो के या बिना नहाए धोए आपने ज्वाइन करा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. वेलकम सर. Great. Okay जी. So you're welcome. I'll see you next Wednesday. And with that note, bye bye. Take care and keep Shopify. Okay जी. Bye.